नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में आज हम चैप्टर 18 प्रेसिडेंट पर चर्चा करेंगे। तो भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉलिडेरिटी, इन सब के प्रतीक, मतलब संवैधानिक प्रमुख। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वी में आर्टिकल्स 52 से 78 तक अ यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। इसमें प्रेसिडेंट तो हैं ही, साथ में वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। ये पूरी टीम है जो केंद्र का काम देखती है, हालांकि रियल पावर तो पीएम और उनकी काउंसिल के पास होती है। राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम है भाई। तो आज खास तौर पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को जरा गहराई से समझते हैं। ये होता कैसे है चुनाव? क्या हम मतलब आम नागरिक डायरेक्टली वोट करते हैं जैसे लोकसभा इलेक्शंस में होता है? नहीं, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। प्रेसिडेंट को सीधे जनता नहीं चुनती, उन्हें एक स्पेशल ग्रुप चुनता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल कहते हैं। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स राष्ट्रपति को चुनते हैं। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ ये शब्द सुना है, यूएस वाले इलेक्शन में बहुत आता है। तो इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? मतलब कौन है वो लोग जो प्रेसिडेंट चुनते हैं? हाँ, तो इसमें बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, निर्वाचित। पहला, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी एमपीज जो चुनाव जीत कर आए हैं। ठीक है, इलेक्टेड एमपीज। दूसरा, सभी राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभाएं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स यानी एमएलएज। ओके, राज्यों के इलेक्टेड एमएलएज। और तीसरा, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी, जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं, उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स। ये पॉइंट शुरू में नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया था। अच्छा, दिल्ली और पुडुचेरी भी? हाँ। 1992 से? हाँ। ओके, तो आपने इलेक्टेड पे काफी जोर दिया, इसका मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। कौन लोग हैं जो वोट नहीं कर सकते? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन बाहर है इस प्रोसेस से। तो लिस्ट देख लेते हैं। पहला, पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोनों सदनों के। जैसे राज्यसभा में 12 होते हैं ना, कला, साहित्य वगैरह से, वो वोट नहीं करते। और लोकसभा में एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन तो अब खत्म ही हो गया है। हाँ, वो तो है ही नहीं। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स, अगर किसी राज्य में है तो, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी विधान परिषद जिन राज्यों में है, उनके सभी मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड। काउंसिल्स वाले बाहर हैं। अच्छा, विधान परिषद वाले बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, इसके पीछे तर्क ये है कि काउंसिल सभी राज्यों में है नहीं, और उनका कॉम्पोजिशन भी थोड़ा मिक्स्ड होता है, डायरेक्ट इलेक्शन कम होता है उसमें, तो शायद यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए उन्हें बाहर रखा गया। पॉइंट है, ठीक है। और आखिर में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर हों तो वो भी वोट नहीं करते। ओके, तो मोटा मोटी बात ये हुई कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कहीं के भी हों वो वोट नहीं देंगे, और राज्यों में विधान परिषद के सदस्य भी नहीं। और वो एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन वाला पॉइंट आपने बताया, वो तो अब 104वें अमेंडमेंट एक्ट 2019 से खत्म ही हो गया है, 25 जनवरी 2020 से। बिल्कुल। तो अब नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस का सवाल ही नहीं उठता राष्ट्रपति चुनाव में। गॉट इट। चलिए, ये साफ हो गया कि कौन वोट देगा कौन नहीं। अब एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और किसी स्टेट की असेंबली भंग हो गई है, डिसॉल्व्ड है, मतलब सरकार गिर गई या कार्यकाल पूरा हो गया और नए चुनाव अभी हुए नहीं। तब क्या होगा? उस स्टेट के एमएलएज वोट कर पाएंगे? नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई असेंबली भंग है तो उसके सदस्य, जो टेक्निकली अब सदस्य नहीं रहे, वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए क्वालिफाइड नहीं रहते, भले ही उस भंग असेंबली के लिए नए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से पहले न भी हुए हों। सदन ही नहीं है तो सदस्य कैसे वोट करेंगे? सही बात है, लॉजिक है। ओके, अब आते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पर। सुना है कि इस चुनाव में हर वोट की वैल्यू, मतलब वजन, एक जैसा नहीं होता। एमपीज और एमएलएज के वोटों की कीमत अलग अलग होती है, और अलग अलग राज्यों के एमएलएज की भी अलग। ये वोटों की वैल्यू निकालने का सिस्टम क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी की क्या बात है? हाँ, ये इस चुनाव प्रणाली की बहुत ही यूनिक बात है। संविधान ये इंश्योर करता है कि 2 तरह का बैलेंस बना रहे।
पहला, अलग अलग राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जहां तक हो सके यूनिफॉर्मिटी हो, और दूसरा, सभी राज्यों को मिलाकर मतलब स्टेट्स एज अ होल और यूनियन यानी पार्लियामेंट, इनके बीच पैरिटी मतलब बराबरी हो। बेसिकली कोशिश ये है कि जितने वोटों का टोटल वेटेज सारे एमएलएज का मिलाकर हो, लगभग उतना ही वेटेज सारे एमपीज का मिलाकर हो। इसी यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी के लिए हर एमएलए और हर एमपी के वोट की एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, ये वैल्यू निकालते कैसे हैं? पहले एमएलए के वोट की वैल्यू, ये हर स्टेट के लिए अलग होती होगी फिर तो? हाँ बिल्कुल, हर राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू अलग होती है क्योंकि ये पॉपुलेशन पर बेस्ड है। तरीका ये है, उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन लेते हैं और उसे उस राज्य की विधानसभा के टोटल इलेक्टेड एमएलएज की संख्या से डिवाइड करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। फिर जो नतीजा आता है, जो क्वोशंट आता, उसे 1000 से और डिवाइड करते हैं, तो फॉर्मूला बनता है वैल्यू ऑफ एमएलए वोट इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज अपॉन 1000। और यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉपुलेशन का मतलब है 1971 की सेंसस के फिगर्स। क्या 1971 मतलब 50 साल से ज्यादा पुराने आंकड़े? हाँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने ये फिक्स कर दिया था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए 1971 की पॉपुलेशन ही यूज होगी, और ये तब तक चलेगा जब तक 2026 के बाद जो पहली सेंसस होगी उसके फिगर्स पब्लिश नहीं हो जाते। अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछले 50 साल में जो पॉपुलेशन चेंजेस हुए हैं राज्यों में, उसका तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा है इस वैल्यू में। मतलब जैसे यूपी बिहार की पॉपुलेशन बहुत बड़ी, साउथ के स्टेट्स ने कंट्रोल किया, तो रिप्रेजेंटेशन में डिस्टॉर्शन आ गया होगा। एग्जैक्टली, ये एक बड़ा मुद्दा है डिबेट्स का। 1971 के आंकड़े फ्रीज करने के पीछे एक वजह पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को लेकर सदर्न स्टेट्स की चिंताएं भी थीं। उन्हें डर था कि पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा करने पर उनका पॉलिटिकल वेटेज कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज की डेट में ये एक तरह का इम्बैलेंस तो पैदा करता है। खैर, सिस्टम अभी यही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए, ये तो हुई एमएलए की वोट वैल्यू। अब एमपी के वोट की वैल्यू। क्या लोकसभा और राज्यसभा एमपी की वैल्यू अलग अलग होती है? नहीं, सभी इलेक्टेड एमपीज की वोट वैल्यू बराबर होती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। इसे निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। पहले सभी राज्यों के जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं, उनके वोटों की जो वैल्यूज निकली उन सबको जोड़ लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज। ओके, सारे एमएलएज की टोटल वोट वैल्यू। हाँ, फिर इस टोटल वैल्यू को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के कुल इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो फॉर्मूला हुआ वैल्यू ऑफ एमपी वोट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। इससे वो पैरिटी वाली बात इंश्योर हो जाती है कि एमएलएज का कुल वजन और एमपीज का कुल वजन रफली बराबर हो। समझ गया। इसका मतलब ये हुआ, जैसा आपने शुरू में कहा था, कि यूपी जैसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू सिक्किम जैसे छोटे स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू से काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल, यही तो पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। हर एमएलए अपने राज्य की जनसंख्या के एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वैल्यू उसी रेशियो को दिखाती है। ठीक है, ये वोट वैल्यू का गणित समझ आ गया। अब आते हैं असल वोटिंग प्रोसेस पर। ये इलेक्शन का सिस्टम कहलाता क्या है और वोटिंग कैसे होती है? क्या ईवीएम से होती है? बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हिंदी में कहें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। बाप रे, काफी भारी भरकम नाम है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? आमतौर पर तो ये सिस्टम पार्टियों को सीट्स देने के लिए होता है वोट्स के प्रोपोर्शन में। यहाँ तो सीट एक ही है प्रेसिडेंट की। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये सुनिश्चित करना है कि जीतने वाले कैंडिडेट को सिर्फ सबसे ज्यादा वोट ना मिले, बल्कि एक मिनिमम कोटा मिले, जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। मतलब कुल वैलिड वोट्स की आधे से ज्यादा, ताकि जो जीते उसे लगे कि हाँ भाई, मेजॉरिटी का सपोर्ट है। ये कोटा निकालने का फॉर्मूला है इलेक्टोरल कोटा इक्वल्स टू total number of valid votes polled, number of seats to be filled +1 क्योंकि सीट एक ही है तो ये हो जाता है total valid votes
2+1, बेसिकली 50% +1 वोट वैल्यू। ओके, तो जीतने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। हाँ। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, ट्रांसफरेबल मतलब वोट ट्रांसफर हो जाता है? हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए, हर वोटर को यानी हर एमपी और एमएलए को एक ही बैलेट पेपर मिलता है। उस पर सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। वोटर को सिर्फ अपने फेवरेट कैंडिडेट को टिक नहीं करना होता, उसे अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है। मतलब कैंडिडेट्स के नाम के आगे लिखना होता है 1 2 3 4 कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये, तीसरी ये एंड सो ऑन। अच्छा, जैसे हम किसी चीज को रैंक करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। हाँ, वोटर चाहे तो सिर्फ एक प्रेफरेंस दे या जितने कैंडिडेट हैं उतनी प्रेफरेंसेस दे सकता है। तो फिर काउंटिंग कैसे होती है? इन प्रेफरेंसेस का क्या रोल है? काउंटिंग थोड़ी डिटेल्ड होती है। फर्स्ट राउंड में सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स गिने जाते हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से। अगर किसी कैंडिडेट को पहली प्रेफरेंस में ही वो इलेक्टोरल क्वोटा मिल गया 50% +1 वोट वैल्यू, तो वो जीत गया, इलेक्शन खत्म। ओके, सिंपल इनफ। अगर पहली बार में हो जाए तो? हाँ, लेकिन अगर किसी को कोटा नहीं मिलता, जो अक्सर होता है अगर कैंडिडेट ज्यादा हो, तो फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट्स शुरू होता है। जिस कैंडिडेट को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले होते हैं उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब वो रेस से बाहर। अच्छा, सबसे कम वाला बाहर? हाँ, फिर उसके बैलेट पेपर्स देखे जाते हैं। उन पेपर्स पर सेकंड प्रेफरेंस किसे मिली है, वो वोट्स उन सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उनकी वोट वैल्यू के साथ। अच्छा, मतलब उस हारे हुए कैंडिडेट के वोट बेकार नहीं जाते, वो उसकी सेकंड चॉइस वाले को मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। वोट्स ट्रांसफर होने के बाद फिर से टोटल देखा जाता है, क्या अब किसी को कोटा मिल गया? अगर हाँ, तो वो जीत गया। अगर अब भी नहीं मिला तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। जो अब सबसे नीचे है उसे एलिमिनेट करो, उसके वोट्स देखो कि उनमें नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस सेकंड या थर्ड जो भी हो किसे मिली है, और उन कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दो। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक किसी एक कैंडिडेट को रिक्वायर्ड कोटा ना मिल जाए। वाओ, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिल्कुल। मतलब वोट वेस्ट नहीं होता। आपकी पहली पसंद न जीते तो दूसरी या तीसरी पसंद के काम आ सकता है आपका वोट। ये तो स्कूल मॉनिटर इलेक्शन से बहुत अलग है भाई। बिल्कुल, मकसद यही है कि विनर को ज्यादा से ज्यादा वोटर्स का सपोर्ट हो, किसी ना किसी प्रेफरेंस के रूप में। ठीक है, अब इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है तो डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। कोई डाउट हो, काउंटिंग पर सवाल हो, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी पर सवाल हो, तो कौन देखेगा? इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट? नहीं, यहाँ ये बहुत क्लियर है। प्रेसिडेंट इलेक्शन से जुड़े सभी डाउट्स और डिस्प्यूट्स की जांच और फैसला करने का एक्सक्लूसिव और फाइनल अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, ओनली सुप्रीम कोर्ट? और उनका फैसला फाइनल। हाँ, बिल्कुल फाइनल। किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। और दो बातें और यहाँ इम्पॉर्टेंट है। पहली, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। मतलब मान लीजिए इलेक्शन के टाइम कुछ एमपीज एमएलएज की सीट्स वेकेंट थीं या कोई असेंबली डिसॉल्व थी, तो ये नहीं कह सकते कि अरे भाई सबने तो वोट ही नहीं डाला तो इलेक्शन इनवैलिड है। ऐसा नहीं होता। ओके, समझा। वैकेंसी से फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड घोषित कर भी दिया, मतलब अमान्य कर दिया, तो उस फैसले की तारीख से पहले उस व्यक्ति ने प्रेसिडेंट के तौर पर जो भी काम किए थे, जो एक्ट्स किए थे, वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल बात है, वरना तो केओस हो जाएगा। सरकार के सारे फैसले क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। मेक सेंस। पर एक बुनियादी सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सब तय हो रहा था, संविधान बन रहा था, तो क्या इस इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम पर सवाल नहीं उठे थे? डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं हुई थी कि जनता सीधे क्यों न चुने प्रेसिडेंट को? अरे बिल्कुल हुई थी, और काफी जोरदार बहस हुई थी इस पर। कुछ मेंबर्स थे जो मानते थे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन अनडेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंट को सीधे जनता चुने। लेकिन आखिर में कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शन को ही चुना। इसके पीछे कुछ बड़े सॉलिड रीजंस थे। क्या कारण थे? सबसे बड़ा रीजन था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ हार्मनी बनाए रखना। देखिए, हमारे सिस्टम में प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, नाम मात्र के प्रमुख। रियल पावर्स तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। अब सोचिए, अगर प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट इलेक्शन से जनता के वोट से चुनकर आते तो उनके पास भी एक बहुत बड़ा मैंडेट होता।
फिर पीएम भी डायरेक्ट इलेक्शन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और लोकसभा में मेजॉरिटी से आते, तो 2 डायरेक्टली इलेक्टेड पावर सेंटर्स बन जाते। टकराव का खतरा बहुत बढ़ जाता। कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी बात मानी जाए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्पिरिट के खिलाफ जाता। हाँ, ये तो है। 2 तलवारें एक म्यान में वाली बात हो जाती है। एग्जैक्टली। दूसरा कारण प्रैक्टिकल था। डायरेक्ट इलेक्शन करवाना इतने बड़े देश में जहां करोड़ों वोटर्स हैं बहुत ज्यादा खर्चीला, कॉस्टली होता, और इसमें टाइम और एनर्जी भी बहुत लगती। तो एक ऐसे पद के लिए जो लार्जली सिंबॉलिक हेड का है, इतना बड़ा तामझाम जरूरी नहीं समझा गया। ये आर्ग्यूमेंट्स तो काफी लॉजिकल लगते हैं। अच्छा, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये भी सजेशन आया था कि इलेक्टोरल कॉलेज को छोटा कर दें, जैसे सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही चुन लें प्रेसिडेंट को, एमएलएस को क्यों शामिल करना? हाँ, ये सजेशन भी आया था कि सिर्फ एमपीज ही चुन लें, लेकिन इसे भी नहीं माना गया। उसके पीछे सोच ये थी कि अगर सिर्फ पार्लियामेंट चुनती तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की पार्लियामेंट में खासकर लोकसभा में मेजॉरिटी होती, वो बहुत आसानी से अपनी पार्टी के कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनवा लेती। ऐसा प्रेसिडेंट फिर शायद पूरे देश का, सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगता, वो रूलिंग पार्टी का आदमी ज्यादा लगता। एमएलएस को इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल करने से ये इंश्योर होता है कि स्टेट्स की भी डायरेक्ट भागीदारी हो प्रेसिडेंट चुनने में। इससे प्रेसिडेंट सिर्फ यूनियन का नहीं बल्कि स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेटिव बनता है। ये फेडरल बैलेंस के लिए जरूरी समझा गया। लॉजिकल पॉइंट, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस प्रोसेस पर। आपने वो भारी भरकम नाम बताया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शब्द पर भी कोई चर्चा हुई थी? क्योंकि जैसा आपने भी कहा, ये टिपिकल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ, ये पॉइंट भी रेज हुआ था। कुछ मेंबर्स ने कहा था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, जहां सिर्फ एक ही पोस्ट भरनी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शब्द टेक्निकली सही नहीं है, एक तरह का मिसनोमर है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट तो मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज में ज्यादा फिट बैठता है, जहां सीट्स को पार्टीज में वोट्स के प्रोपोर्शन में बांटा जाता है। यहाँ तो एक ही विनर है। तो कुछ का मानना था कि इसे प्रेफरेंशियल वोटिंग या ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम कहना ज्यादा एक्यूरेट होता, लेकिन खैर, कॉन्स्टिट्यूशन में यही टर्म प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज किया गया है और अब यही चलता है। इंटरेस्टिंग। नामकरण पर भी बहस हुई थी। तो ये थी राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया। कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं, वोटों की वैल्यू कैसे तय होती है, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम क्या है। काफी कुछ जानने को मिला। और साथ ही ये भी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने डायरेक्ट इलेक्शन की जगह इनडायरेक्ट इलेक्शन का रास्ता क्यों चुना, उसके पीछे क्या सोच थी। हाँ, वाकई काफी दिलचस्प डिटेल्स हैं इस पूरी व्यवस्था में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछले हिस्से में हमने राष्ट्रपति के चुनाव और क्वालिफिकेशन वगैरह की बात की। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आज हम राष्ट्रपति के टर्म, इम्पीचमेंट और वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। हाँ, और फिर उनकी पावर्स एंड फंक्शंस, मतलब उनकी शक्तियां और कार्य क्या हैं, उनको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पद सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड का है या इसमें वाकई कुछ सब्सटेंस भी है, कुछ असली पावर है। सही बात है। और ये सारे पहलू, मतलब टर्म, इम्पीचमेंट, वैकेंसी, पावर्स, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए, कार्यकाल कितना है ये जानना तो जरूरी है ही, पर उतना ही जरूरी ये समझना है कि क्या वो कार्यकाल बिल्कुल फिक्स्ड है या उसे बीच में भी खत्म किया जा सकता है। हाँ, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं। एग्जैक्टली। और अगर पद खाली हो जाए किसी भी वजह से, तो कंटिन्यूटी कैसे बनी रहती है, कौन संभालता है, और फिर आखिर में इन सब प्रक्रियाओं से गुजरकर जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है उसके पास असल में क्या क्या पावर्स होती हैं। राइट। तो सबसे पहले टर्म से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुने जाते हैं? व्हाट्स द ड्यूरेशन? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, और ये 5 साल कब से गिने जाते हैं? जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करते हैं, मतलब ऑफिस एंटर करते हैं, जिस दिन शपथ लेते हैं। ओके, 5 साल, ठीक है। लेकिन क्या ये एकदम पत्थर की लकीर है? मतलब 5 साल मतलब 5 साल, या इसमें कुछ उतार चढ़ाव की गुंजाइश है? क्या वो 5 साल से पहले पद छोड़ सकते हैं या उन्हें हटाया भी जा सकता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए, एक तो ये कि राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल पूरे होने से पहले कभी भी अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को सौंपकर पद छोड़ सकते हैं। ये उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, वॉलंटरी रेजिग्नेशन? हाँ, और दूसरी तरफ उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है। एक खास प्रक्रिया है इसके लिए,
जिसे कहते हैं महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, हाँ ये शब्द सुना है, काफी गंभीर लगता है। हाँ, ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर हम अभी आएंगे विस्तार से। ठीक है, इम्पीचमेंट पर आते हैं, लेकिन एक और सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए राष्ट्रपति के, हाँ। और किसी कारण से मान लीजिए कोई नेशनल क्राइसिस है या कुछ और दिक्कत है, नए राष्ट्रपति का चुनाव समय पर नहीं हो पाया, तब क्या होगा? प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली रहेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था। ऐसी स्थिति में जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वही अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी, उनका सक्सेसर आकर पद ग्रहण नहीं कर लेता। अच्छा। हाँ, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। इसका मकसद ये है कि देश का जो सर्वोच्च पद है, हेड ऑफ स्टेट का, वो एक दिन के लिए भी खाली न रहे। कोई इंटररेग्नो मतलब कोई खालीपन की स्थिति पैदा न हो, कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब हेड ऑफ स्टेट हमेशा रहेगा, कोई गैप नहीं आएगा। अच्छा, एक और सवाल, क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? मतलब री इलेक्शन पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो कितनी बार? कोई लिमिट है? हाँ, भारत में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए, री इलेक्शन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, और संविधान में इस पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। थ्योरेटिकली कितनी भी बार बन सकते हैं। थ्योरेटिकली मतलब प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं है क्या ज्यादा? एग्जैक्टली। अब तक के हमारे इतिहास में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति। हाँ, वो तो 2 बार रहे। उनके बाद से ये एक तरह की कन्वेंशन बन गई है, एक परंपरा सी बन गई है कि राष्ट्रपति सामान्यतः एक ही कार्यकाल के लिए रहते हैं। हालांकि संविधान में कोई रोक नहीं है। ये अमेरिका से काफी अलग है ना? मुझे लगता है वहां तो लिमिट है। बिल्कुल सही कहा। यूएसए में 22nd अमेंडमेंट के बाद यह तय हो गया कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। भारत में ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, ये कन्वेंशन पर ज्यादा आधारित है। ठीक है, तो कार्यकाल और री इलेक्शन की बात समझ आ गई। अब आते हैं उस भारी भरकम शब्द पर, महाभियोग, इम्पीचमेंट। ये क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली और इसका इस्तेमाल कब होता है? महाभियोग, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है, और इसका सिर्फ एक ही आधार, सिर्फ एक ही ग्राउंड संविधान में दिया गया है। सिर्फ एक? वो क्या है? वो है संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये साबित हो जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन, ये सुनने में तो बहुत सीरियस लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या संविधान में कहीं बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से काम वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने जाएंगे? जैसे किसी कंपनी में होता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये करोगे तो वायलेशन है। यही तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं पेच है या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। संविधान में इस फ्रेज को, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अच्छा, डिफाइन ही नहीं किया है? नहीं, ये पूरी तरह से संसद के विवेक पर, पार्लियामेंट की अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ दिया गया है कि वो किस कार्य को संविधान का उल्लंघन मानते हैं जिसके आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ये काफी हद तक सब्जेक्टिव हो सकता है। ओहो, तो ये तय करना संसद का काम है कि वायलेशन हुआ या नहीं? तो फिर ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? कौन इनिशिएटिव लेता है? महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी शुरू की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है या सिर्फ राज्यसभा। किसी भी हाउस में? हाँ, जिस भी सदन में इसे शुरू करना है, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को पहले एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए होते हैं। ये पहला स्टेप है। मतलब कम से कम 14th मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए सिर्फ प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए शुरू करने के लिए। इसके बाद राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है, फॉर्मल नोटिस। उन्हें बताया जाता है कि देखिए, आपके खिलाफ ये आरोप है और महाभियोग की कार्रवाई इस सदन में शुरू की जा रही है। 14 डेज का नोटिस, ठीक है। फिर जिस सदन ने आरोप लगाए थे, मान लीजिए लोकसभा ने शुरू किया, इसे इनिशिएटिंग हाउस कह सकते हैं, वो सदन उन आरोपों पर विचार करता है, बहस होती है,
और अगर वो सदन अपनी कुल सदस्यता टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के कम से कम 2/3 बहुमत से उस महाभियोग प्रस्ताव इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पारित कर देता है। 2/3 मेजॉरिटी, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और ध्यान दीजिए, ये 2/3 मेजॉरिटी सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों की नहीं है जी। ये सदन की कुल संख्या टोटल स्ट्रेंथ की 2/3 मेजॉरिटी है। ये बहुत हाई थ्रेशोल्ड है, इसे पाना आसान नहीं होता। वाओ, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 वाकई मुश्किल है। अच्छा, मान लीजिए इनिशिएटिंग हाउस ने पास कर दिया, तो फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता होगा? हाँ बिल्कुल, अगर इनिशिएटिंग हाउस ने 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो दूसरा सदन क्या करता है? क्या वो बस उसको देखकर हाँ बोल देता है, रबर स्टैम्प की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे सदन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सदन उन आरोपों की जांच इन्वेस्टिगेट करता है। वो एक तरह से जांच समिति, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी की तरह काम करता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन होती है? हाँ, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है कि वो या तो खुद पेश हो या अपने किसी वकील या रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर अपना पक्ष रखें, अपना बचाव करें। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल पूरी तरह फॉलो होता है। ये जरूरी है, फेयर चांस मिलना चाहिए। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाता है, तब क्या? अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी इस नतीजे पर पहुंचता है कि हाँ, आरोप सही है, और वो भी, ध्यान दीजिए, अपनी कुल सदस्यता टोटल मेंबरशिप के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है, फिर से 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। हाँ, वही हाई थ्रेशहोल्ड। अगर दूसरा सदन भी इसे पारित कर देता है तो फिर राष्ट्रपति को उसी दिन से, जिस दिन ये प्रस्ताव पारित होता है, पद से हटावा मान लिया जाता है। दैट्स द एंड ऑफ द प्रेसिडेंसी। तो ये पूरी प्रक्रिया संसद के अंदर ही हो रही है, इसमें कोर्ट्स या जजेस का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो क्या इसे क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस कह सकते हैं, मतलब आधा जुडिशियल जैसा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये पूरी तरह से संसद के दायरे में होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे क्वाज़ी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें आरोप लगते हैं, जांच होती है, सफाई का मौका मिलता है और फिर फैसला होता है। भले ही ये काम संसद कर रही है, कोर्ट नहीं। और इसमें 2 और बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से बिल्कुल उल्टी हैं। अच्छा, वो क्या है, जरा बताइए। नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे राज्यसभा में वो 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति खुद नॉमिनेट करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा वाले। हाँ, लैप्स वाले। वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट नहीं डालते हैं, हाँ, है ना? नहीं डालते। लेकिन उनके महाभियोग की प्रक्रिया में, इम्पीचमेंट में, वो वोट डाल सकते हैं। सीरियसली? ये तो बड़ा अजीब है। जिनको चुना नहीं वो हटाने में वोट डाल रहे हैं, है ना? हाँ। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा उल्टी है, हाँ। राज्यों की विधानसभाओं के, स्टेट असेंबलीज के और दिल्ली, पुडुचेरी जैसी यूनियन टेरिटरीज की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज, हाँ, जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। जो चुनाव में वोट डालते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। अरे, ये तो एकदम उल्टा पुल्टा सिस्टम है इलेक्शन के मुकाबले। चुनने वाले हटाने में नहीं है और हटाने वालों में कुछ ऐसे हैं जो चुनने में नहीं थे। खैर, ये बताइए, क्या भारत में आज तक कभी किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला है या उन्हें इस प्रक्रिया से हटाया गया है? ये जानना बहुत जरूरी है और इसका जवाब है नहीं। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। हटाया जाना तो दूर की बात है। कभी नहीं? कभी नहीं। ये प्रक्रिया संविधान में मौजूद है, एक तरह का सेफ्टी वाल्व है, एक चेक है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की नौबत आज तक नहीं आई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद अब तक के हमारे राष्ट्रपतियों ने संविधान के दायरे में रह के काम किया है, ऐसा कोई गंभीर उल्लंघन नहीं किया कि महाभियोग की जरूरत पड़े। दूसरा, ये प्रक्रिया इतनी जटिल है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ चाहिए दोनों सदनों में। ये पॉलिटिकली बहुत मुश्किल है अचीव करना जब तक कि बिल्कुल जबरदस्त कंसेंसस ना हो या मामला बहुत ही संगीन ना हो। द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति का पद मतलब ऑफिस कई कारणों से खाली हो सकता है। इसके लिए संविधान में प्रावधान है। 1, पहला और सबसे ऑब्वियस कारण, जब उनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाए, ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, टाइम पूरा हो गया। 2, दूसरा, जब वो खुद इस्तीफा दे दें बाय रेजिग्नेशन, जैसे हमने बात की, वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। 3, तीसरा,
जब उन्हें महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, ऑन रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, जिसकी हमने अभी विस्तार से बात की। 4. चौथा, एक दुखद कारण, अगर पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाए, बाय डेथ। क्या ऐसा हुआ है कभी? हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा 2 बार हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 राष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ओह, 5 और 5वां कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। अदरवाइज जैसे मान लीजिए बाद में ये पता चले कि वो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, डिस्क्वालिफाइड थे, या सुप्रीम कोर्ट उनके चुनाव कोई अवैध, वॉइड घोषित कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये 5 मुख्य कारण हैं वैकेंसी के। हाँ। अब अगर वैकेंसी कार्यकाल खत्म होने की वजह से हो रही है, मतलब टेन्योर एक्सपायर हो रहा है, तब तो सिचुएशन सीधी है, चुनाव करा लो। हाँ बिल्कुल, जब वैकेंसी टेन्योर एक्सपायर होने से होनी है तो नियम ये है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव टेन्योर खत्म होने से पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो, एक दिन का भी गैप ना आए। हाँ, कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में चुनाव में देरी हो जाती है तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वही तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट आकर चार्ज नहीं ले लेता। और इस स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि प्रेसिडेंट तो टेक्निकली मौजूद है। राइट, ये क्लियर है। और अगर पद अचानक खाली हो जाए, मतलब इस्तीफा, मृत्यु, महाभियोग या वो डिस्क्वालिफिकेशन, वॉइड इलेक्शन वाली वजह से, तब क्या प्रोसेस है? क्योंकि तब तो अचानक से कुर्सी खाली हो गई। हाँ, ये सडन वेकेंसी वाली सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में नियम ये है कि जिस तारीख को पद खाली हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, विदिन 6 months, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। 6 महीने का टाइम फ्रेम है? हाँ, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, और जो नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे इस तरह की वैकेंसी को भरने के लिए, वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तो वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे? एग्जैक्टली। वो जिस दिन पद ग्रहण करेंगे उस तारीख से पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे। दे गेट अ फुल 5-year टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ जब वैकेंसी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है जानना। उन्हें पूरा 5 साल का फ्रेश टर्म मिलता है। अच्छा, जब पद अचानक खाली हो जाता है, डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, और नए चुनाव में 6 महीने तक का समय लग सकता है, उस दौरान राष्ट्रपति का काम कौन देखता है? Who acts as the president? कुर्सी खाली तो नहीं रह सकती। बिल्कुल सही सवाल। हेड ऑफ स्टेट का पद एक पल के लिए भी खाली नहीं रह सकता। तो जब राष्ट्रपति का पद इन कारणों से अचानक खाली होता है तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। अच्छा, तो वाइस प्रेसिडेंट स्टेप्स इन। यस। और अगर राष्ट्रपति सिर्फ टेम्परेरी रूप से अनुपस्थित हो, मतलब पद खाली नहीं हुआ है पर वो काम नहीं कर पा रहे, जैसे मान लीजिए बीमार पड़ गए या किसी लंबी विदेश यात्रा पर गए हैं, तब भी वीपी ही देखते हैं। हाँ, उस स्थिति में भी वाइस प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक कि राष्ट्रपति वापस आकर अपना काम संभालने लेते। तो वीपी के 2 अलग-अलग रोल हो गए। एक है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना जब वैकेंसी हो, और दूसरा है प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करना जब प्रेसिडेंट टेम्पररी रूप से एब्सेंट हो या काम करने में असमर्थ हो। गॉट इट। एक्टिंग प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी एंड डिस्चार्जिंग फंक्शंस इन केस ऑफ टेम्पररी एब्सेंस। ठीक है। अब एक और थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन। मान लीजिए राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उसी समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए। भगवान ना करे, पर थियोरेटिकली तो ऐसा हो सकता है ना? हाँ। तब कौन? Who's next in line? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और हमारे संविधान और कानूनों ने इस स्थिति के लिए भी व्यवस्था की है। अगर कभी ऐसी नौबत आए कि राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाओ। हाँ, और अगर CJI भी उपलब्ध ना हो, मान लीजिए उनका पद भी उस समय खाली हो। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो लग रहा है। एक्सट्रीम है पर असंभव नहीं। लॉ मेकर्स को हर पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ती हैं। तो अगर ऐसी असाधारण स्थिति आ जाए कि CJI का पद भी खाली हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे या उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? हाँ,
तो एक पूरी हायरार्की तय की गई है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ताकि सिस्टम में कभी कोई ब्रेकडाउन न हो, हेड ऑफ स्टेट का पद हमेशा भरा रहे। वाओ, मतलब पूरी प्लानिंग है। ये बताइए, जो भी व्यक्ति, चाहे वो बीपी हो, सीजेआई हो या सीनियर मोस्ट जज, जब वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे होते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट या डिस्चार्जिंग फंक्शंस, तो क्या उन्हें राष्ट्रपति वाली सारी पावर्स और सुविधाएं मिलती हैं, या वो बस एक केयरटेकर की तरह होते हैं नाम के लिए? नहीं, वो सिर्फ केयरटेकर नहीं होते। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हो, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं या उनके कार्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, ऑल द पावर्स और उन्मुक्तियां, ऑल द इम्यूनिटीज प्राप्त होती हैं। सारी पावर्स। और साथ ही वो राष्ट्रपति को मिलने वाले सभी वेतन, एमोल्यूमेंट्स, भत्ते, अलाउंसेस और विशेषाधिकारों, प्रिविलेजेस के भी हकदार होते हैं, जो संसद कानून बनाकर तय करती है। बेसिकली फॉर दैट पीरियड दे आर द प्रेसिडेंट इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म। अच्छा, मतलब पूरी अथॉरिटी और फैसिलिटीज के साथ। ठीक है, चलिए, टर्म, इम्पीचमेंट, वेकेंसी, ये सब क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे मेन हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो लगता है काफी लंबी लिस्ट होगी। व्हाट ऑल डज द प्रेसिडेंट एक्चुअली डू? हाँ, ये काफी वाइड रेंजिंग विषय है। देखिए, राष्ट्रपति नॉमिनली तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, भारत सरकार के प्रमुख, लेकिन उनकी शक्तियां सिर्फ एग्जीक्यूटिव तक ही सीमित नहीं है। वो लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उन्हें समझने के लिए मोटे तौर पर इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 1, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। 2, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। 3, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। 4, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। 5, राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमैटिक पावर्स। 6, सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स। और सबसे खास आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। ओके, 7 कैटेगरीज काफी हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसमें क्या क्या आता है? सरकार चलाने के डे टू डे काम में राष्ट्रपति का क्या रोल है? एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब है सरकार के कार्यकारी कामों से जुड़ी शक्तियां। इसमें कई चीजें शामिल हैं। पहली बात, भारत सरकार के जितने भी कार्यकारी काम होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं, वो औपचारिक रूप से फॉर्मली राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। कोई भी सरकारी आदेश निकलेगा, कोई अपॉइंटमेंट लेटर होगा, कोई ट्रीटी होगी, सब प्रेसिडेंट के नाम से होगी। जैसे घर में कोई फंक्शन हो तो कार्ड पर घर के सबसे बड़े सदस्य, दादाजी या पिताजी का नाम होता है, भले ही सारा काम बच्चे या बाकी लोग कर रहे हों। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। फॉर्मल हेड वही है। दूसरी बात, वो नियम बना सकते हैं कि उनके नाम पर जारी होने वाले ऑर्डर्स और अन्य डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा, कैसे सत्यापित किया जाएगा, मतलब ऑफिशियल प्रोसीजर्स तय करना। तीसरा, वो केंद्र सरकार का कामकाज ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस और मंत्रियों के बीच काम के बंटवारे, एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स के लिए नियम बना सकते हैं। हालांकि ये काम वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव पावर है नियुक्तियां करने की शक्ति, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स करते हैं राष्ट्रपति? बहुत सारी की अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले तो वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। टेक्निकली ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, हालांकि असल में ये प्रधानमंत्री और लोकसभा के विश्वास पर ज्यादा निर्भर करता है। वो भारत के महान्यायवादी, जो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं और उनका मेहनताना भी तय करते हैं। अटॉर्नी जनरल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। इनके अलावा सोचिए कितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकार के सारे खर्चों का हिसाब रखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स, जो देश में चुनाव करवाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, जो आईएएस आईपीएस जैसी सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स चुनते हैं। राज्यों के गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स, और भी कई। अरे बाप रे, मतलब देश की पूरी टॉप ब्यूरोक्रेसी और जितने भी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके हेड्स की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों होती है। दिस इज सिग्निफिकेंट पावर इंडीड। बिल्कुल, ये बहुत सिग्निफिकेंट है।
इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन या किसी कानून के प्रपोजल से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। Seek any information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation. जैसे कोई सीईओ अपनी टीम से अपडेट्स लेता है। अच्छा, मतलब वो अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं पीएम से। हाँ, एक तरह से ये उनका अधिकार है। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए किसी एक मंत्री ने अकेले ही कोई बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन उस पर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मिलकर विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि इस मामले को पूरी काउंसिल के सामने विचार के लिए रखो, सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल इंश्योर करने का एक तरीका है। चेक्स एंड बैलेंसेस है, वो शेड्यूल्ड कास्ट्स, एससीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। वो सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल नियुक्त कर सकते हैं। जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है, जिसे वो अपने द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या चीफ कमिश्नर्स के माध्यम से चलाते हैं। वो किसी भी इलाके को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं और उनके पास शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में विशेष शक्तियां होती हैं। वाओ, एग्जीक्यूटिव पावर्स का स्कोप तो वाकई बहुत बड़ा है। अपॉइंटमेंट से लेकर इंफॉर्मेशन मांगने तक और यूटीज के एडमिनिस्ट्रेशन तक। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पर। कानून बनाने की प्रक्रिया में, लेजिस्लेशन में राष्ट्रपति का क्या रोल है? आफ्टर ऑल, प्रेसिडेंट संसद का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा है, भले ही वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते और वहां बैठते नहीं हैं, लेकिन उनके बिना संसद अधूरी है। उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी काफी अहम हैं। ठीक है। वो संसद का सत्र बुला सकते हैं, सत्र का सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। इसकी हालांकि अब कानून में चेंजेस आ गए हैं, पर वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अभी भी है। हाँ। और राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो भंग नहीं होती है। अगर किसी बिल पर दोनों सदनों में डेडलॉक हो जाए, सहमति न बने, तो वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है। वो हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। इसे प्रेसिडेंट्स एड्रेस कहते हैं, जिसमें सरकार की पॉलिसीज और फ्यूचर प्लान्स का आउटलाइन होता है। वो संसद के किसी भी सदन को या दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं, चाहे वो संसद में पेंडिंग किसी बिल के बारे में हो या किसी और महत्वपूर्ण मामले पर। मान लीजिए लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का पद खाली है, या राज्यसभा में चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों का पद खाली है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सदन की कार्यवाही चलाने के लिए टेम्पररी अध्यक्षता करने के लिए किसी भी सदस्य को अपॉइंट कर सकते हैं। और वो नॉमिनेशन वाली पावर, वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, जिन्हें साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस, कला, आर्ट और समाज सेवा, सोशल सर्विस, जिसे LAS कहते हैं, में विशेष ज्ञान या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। हमने देखा है कई फेमस पर्सनालिटीज इस तरह राज्यसभा में आई हैं। सचिन तेंदुलकर, रेखा जी, जावेद अख्तर साहब, ये सब इसी कोटे से थे शायद। बिल्कुल। पहले वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्य नॉमिनेट कर सकते थे, अगर उन्हें लगता था कि उस कम्युनिटी का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पर अब ये प्रावधान 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद जनवरी 2020 से खत्म हो गया है। वो इलेक्शन कमीशन की सलाह पर पार्लियामेंट के सदस्यों MPs की डिस्क्वालिफिकेशन के सवालों पर फैसला करते हैं, डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ MPs। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे जरूरी सवाल, बिल्स को कानून बनने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? जब कोई बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है, तब क्या होता है? What about assent to bills? हाँ, ये राष्ट्रपति की सबसे क्रूशियल लेजिस्लेटिव पावर है। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसे राष्ट्रपति की सहमति ना मिल जाए। पहले तो ये समझे कि कुछ खास तरह के बिल्स को संसद में इंट्रोड्यूस करने से पहले ही राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन या परमिशन जरूरी होती है, जैसे मनी बिल्स या भारत की संचित निधि,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा करने वाले बिल, या राज्यों की सीमा बदलने या नया राज्य बनाने वाले बिल, इनके लिए पहले प्रेसिडेंट की हाँ चाहिए। अब जब कोई साधारण बिल, नॉन मनी बिल, संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है, तो उनके पास सामान्यतः 3 ऑप्शन होते हैं। वो बिल पर अपनी सहमति दे दे, जैसे ही वो हाँ कहते हैं बिल एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। अब जब कोई साधारण बिल, नॉन मनी बिल, संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है, तो उनके पास सामान्यतः 3 ऑप्शन होते हैं। 2 वो बिल पर अपनी सहमति रोक लें, हाँ अगर वो मना कर देते हैं तो बिल वहीं खत्म हो जाता है, कानून नहीं बन पाता। अब जब कोई साधारण बिल, नॉन मनी बिल, संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है, तो उनके पास सामान्यतः 3 ऑप्शन होते हैं। 3 वो बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है, संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। अच्छा, वापस भी भेज सकते हैं। और अगर संसद उसे दोबारा पास करके भेज देता, मान लीजिए संसद ने कोई बदलाव नहीं किया, जैसा था वैसा ही वापस भेज दिया, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? तब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर संसद उस बिल को दोबारा, चाहे उसमें कुछ संशोधन या बिना किसी संशोधन के, विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। वो फिर उसे रोक नहीं सकते, न ही दोबारा वापस भेज सकते हैं। इस पावर को सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। वो बिल को सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते अगर संसद दोबारा पास कर दे। ओके, ये तो हुआ पार्लियामेंट के बिल का मामला। और अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का बिल हो जिससे राज्य के गवर्नर ने राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर लिया हो, ऐसा भी होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। गवर्नर कुछ तरह के बिल्स को राष्ट्रपति के सहमति के लिए रिजर्व कर सकते हैं। उस केस में राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? उस केस में भी राष्ट्रपति के पास वही 3 ऑप्शंस होते हैं जो पार्लियामेंट के बिल के लिए थे। सहमति देना, बिल राज्य का कानून बन जाएगा। सहमति रोकना, बिल खत्म हो जाएगा। 3, गवर्नर को निर्देश देना कि बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दे। यहाँ भी वही रूल लागू होता है क्या कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसे दोबारा पास करके भेज दे तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी? नहीं, यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है केंद्र और राज्य के बिल्स के मामले में। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, चाहे अमेंडमेंट्स के साथ या बिना, तब भी राष्ट्रपति के लिए ये लीगली कंपल्सरी ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो उस पर सहमति दें। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो दोबारा भी मना कर सकते हैं? हाँ, संविधान उन्हें बाध्य नहीं करता। वो चाहे तो फिर से सहमति रोक सकते हैं या उस बिल को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं, जिसे इनफॉर्मल भाषा में पॉकेट वीटो कहते हैं। केंद्र के बिल पर उनकी बाध्यता है दोबारा पास होने पर सहमति देने की, लेकिन राज्य के बिल पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ये केंद्र को राज्यों के लेजिस्लेशन पर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल देता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये जानना जरूरी था। ओके, एक और बड़ी पावर सुनी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये क्या चीज है? ये राष्ट्रपति की एक बहुत महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव पावर है जो आर्टिकल 123 में दी गई है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हालात ऐसे हैं कि किसी कानून पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, तो वो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब ये कानून जैसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल। इन ऑर्डिनेंसेस की फोर्स और इफेक्ट वही होती है जो संसद के बनाए एक्ट की होती है। ये एक तरह का टेम्पररी कानून है जो तब बनाया जाता है जब संसद कानून बनाने के लिए उपलब्ध नहीं है। टेम्पररी मतलब ये कब तक लागू रहता है? इसे संसद के दोबारा बैठने, रीअसेंबली के 6 हफ्ते के अंदर अंदर संसद द्वारा अप्रूव कराना होता है। अगर संसद उसे अप्रूव कर देती है तो वो परमानेंट कानून बन जाता है, या जब तक के लिए संसद चाहे। अगर संसद उसे अप्रूव नहीं करती या 6 हफ्ते बीत जाते हैं और संसद कुछ नहीं करती, तो ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाता है, सीजेस टू ऑपरेट। राष्ट्रपति चाहें तो ऑर्डिनेंस को उससे पहले कभी भी वापस भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो? बेसिकली इमीडिएट एक्शन के लिए। हालांकि इसका इस्तेमाल कई बार कंट्रोवर्शियल भी रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति CAG, UPSC, फाइनेंस कमीशन,
आदि की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाते हैं और वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जैसे यूनियन टेरिटरीज में शांति, प्रगति और अच्छी सरकार, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। इन रेगुलेशंस की पावर संसद के एक्ट के बराबर होती है। पुडुचेरी के मामले में भी वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब वहां की असेंबली सस्पेंडेड या डिसॉल्व्ड हो। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी काफी वाइड हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स पर। पैसे रुपए के मामले में, बजट वगैरह में राष्ट्रपति का क्या रोल है? फाइनेंशियल मैटर्स में भी राष्ट्रपति की भूमिका काफी अहम है, हालांकि ज्यादातर काम उनकी रिकमेंडेशंस पर होता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनी बिल्स संसद में सिर्फ राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सरकार अपनी मर्जी से मनी बिल नहीं ला सकती, पहले प्रेसिडेंट की सहमति लेनी पड़ती है। वो देश का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम आम भाषा में यूनियन बजट कहते हैं, संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। टेक्निकली फाइनेंस मिनिस्टर इसे प्रेसिडेंट के बिहाफ पर प्रेजेंट करते हैं। सरकार को जो भी पैसा खर्च करना होता है उसके लिए संसद से अनुदान की मांग करनी पड़ती है। ऐसी कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर देश पर कोई अचानक ऐसी विपत्ति आ जाए जिसके लिए बजट में पैसा नहीं रखा गया था, कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाए, तो राष्ट्रपति कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांस पैसा निकालकर सरकार को दे सकते हैं। ये फंड राष्ट्रपति के डिस्पोजल पर होता है, बाद में संसद से इसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ये एक तरह की इमरजेंसी किट्टी है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज की सिफारिश करने के लिए हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी बॉडी है। राइट, फाइनेंस कमीशन का गठन भी राष्ट्रपति करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जुडिशियल पावर्स की बात करते हैं। न्यायपालिका के संबंध में, कोर्ट्स और जजेस के मामले में राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं? जुडिशियल डोमेन में भी राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट्स के अन्य जजेस की नियुक्ति करते हैं। ये नियुक्तियां कोलिजियम सिस्टम की सिफारिशों के आधार पर होती हैं, पर फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होता है। वो किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न पर, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो और जिस पर वो चाहें, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, एडवाइस मांग सकते हैं। ये आर्टिकल 143 के तहत होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। क्या वो एडवाइस मानना कंपलसरी है प्रेसिडेंट के लिए? बाइंडिंग है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, बाइंडिंग नहीं है। वो चाहे तो उसे माने, ना चाहे तो ना माने। ये सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन होता है। अच्छा। और वो सबसे ज्यादा चर्चित जुडिशियल पावर, क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर। आर्टिकल 72। ये क्या है? के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कम करने या माफ करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें कई तरह की राहतें शामिल हैं। पार्डन, क्षमा, इसमें दोषी को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है, उसकी सजा, दोष सिद्धि और सारी डिस्क्वालिफिकेशंस खत्म हो जाती हैं। वो एक निर्दोष व्यक्ति की तरह हो जाता है। कम्यूटेशन, लघुकरण, इसमें सजा की नेचर को बदलकर हल्का कर दिया जाता है, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देना। रेमिशन, परिहार, इसमें सजा की अवधि कम कर दी जाती है, लेकिन उसकी नेचर वही रहती है, जैसे 2 साल की कठोर कारावास को 1 साल के कठोर कारावास में बदल देना। रिस्पाइट, विराम, इसमें किसी विशेष कारण की वजह से, जैसे दोषी की शारीरिक अपंगता या महिला दोषी की गर्भावस्था, मूल सजा की जगह कम सजा दी जाती है। रिप्रीव, प्रविलंबन, इसमें सजा के एग्जीक्यूशन पर टेम्पररी रोक लगा दी जाती है, खासकर मौत की सजा पर, ताकि दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा याचना करने या अन्य कानूनी राहत पाने का समय मिल सके। ये पावर किन केसेस में इस्तेमाल हो सकती है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस में? नहीं, ये शक्ति 3 तरह के मामलों में लागू होती है। 1, जब सजा या दंडादेश किसी कोर्ट मार्शल, सैन्य अदालत द्वारा दिया गया हो। 2, जब सजा या दंडादेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया हो जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर के तहत आता हो।
मतलब केंद्रीय कानूनों के तहत। ओके। और तीसरा, और सभी मामलों में जहां सजा मौत की सजा हो, यानी सेंटेंस ऑफ डेथ। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन पावर है जो न्याय व्यवस्था में दया का तत्व लाती है और जुडिशियल एरर्स को करेक्ट करने का एक मौका देती है। डेफिनेटली, ये बहुत जरूरी पावर है। अब जल्दी से डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका है? डिप्लोमेटिक पावर्स में राष्ट्रपति भारत के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो भारत का चेहरा होते हैं। सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स राष्ट्रपति के नाम पर नेगोशिएट और कंक्लूड की जाती हैं। हालांकि ज्यादातर को लागू करने के लिए बाद में संसद की मंजूरी जरूरी होती है। वो इंटरनेशनल फोरम्स और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो विदेशों में भारत के राजदूतों, एम्बेसडर्स और उच्चायुक्तों, हाई कमिश्नर्स को भेजते हैं और दूसरे देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को भारत में रिसीव करते हैं। Essentially, the diplomatic face of India. और मिलिट्री पावर्स, सेना के संबंध में? मिलिट्री पावर्स में राष्ट्रपति भारत के डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं, सर्वोच्च सेनापति। इसी कैपेसिटी में वो तीनों सेनाओं, थल सेना, आर्मी, नौसेना, नेवी और वायुसेना, एयरफोर्स के प्रमुखों, चीफ्स की नियुक्ति करते हैं। वो युद्ध की घोषणा, डिक्लेयर वॉर या शांति संधि, कंक्लूड पीस कर सकते हैं, लेकिन ये शक्ति संसद के अप्रूवल के अधीन होती है। मतलब प्रेसिडेंट अकेले अपनी मर्जी से वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर हैं, चीफ्स अपॉइंट करते हैं और वॉर पीस डिक्लेयर करते हैं, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल। और आखिर में इमरजेंसी पावर्स, ये तो बहुत क्रूशियल लगती हैं। इनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये राष्ट्रपति की सबसे असाधारण शक्तियां हैं जो सिर्फ विशेष परिस्थितियों में देश पर आए संकट से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सामान्य शक्तियों के अलावा संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए ये पावर्स देता है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। ये तब लगाई जा सकती है जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, जिसे 44th अमेंडमेंट से बदलकर आर्म्ड रिबेलियन किया गया। इसमें होता क्या है? नेशनल इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। राज्यों के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स केंद्र के अधीन आ जाती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बदला जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, सिवाय आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संरक्षण और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 और 365। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ये किसी राज्य में तब लगाया जाता है जब वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया हो, मतलब सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही हो, या फिर जब राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल, फेलियर टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्शंस रहे। इसमें क्या होता है राज्य में? कि विधानसभा या तो निलंबित कर दी जाती है या भंग कर दी जाती है। राज्य का पूरा शासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है, जिसे राष्ट्रपति गवर्नर के माध्यम से चलाते हैं। राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। ये तब लगाई जा सकती है जब राष्ट्रपति को लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट खतरे में है। इसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इसमें केंद्र सरकार राज्यों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र या राज्य सरकार के एम्प्लॉइज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल हो सकते हैं, कि सैलरीज और अलाउंसेस में कमी करने के निर्देश जारी कर सकते हैं। क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी है भारत में? नहीं, ये अच्छी बात है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में कभी नहीं लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है और प्रेसिडेंट्स रूल तो कई बार लग चुका है अलग अलग राज्यों में। तो ये थी राष्ट्रपति के कार्यकाल, महाभियोग, पदरिक्ति और उनकी व्यापक शक्तियां, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें।
वाकई राष्ट्रपति का पद सिर्फ सेरेमोनियल हेड का नहीं है, इसमें काफ़ी सब्सटेंस है, काफ़ी शक्तियां निहित हैं। भले ही ज़्यादातर शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही एक्सरसाइज की जाती हैं। बिल्कुल, ये शक्तियां उन्हें संविधान से मिली हैं और देश के शासन में उनकी एक अहम भूमिका है। अभी वीटो पावर, पार्डनिंग पावर के और भी न्यूएंसेस हैं जिन पर बात हो सकती है। हाँ, वो तो है। चलिए उन पर फिर कभी और गहराई से बात करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछली बार हमने राष्ट्रपति की दूसरी शक्तियों पर बात की थी। अब हम राष्ट्रपति की वीटो पावर पर चर्चा करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भी है ये समझने के लिए कि हमारे यहाँ कानून कैसे बनता है और उसमें राष्ट्रपति का क्या रोल है। तो होता क्या है कि संसद, मतलब अपनी लोकसभा और राज्यसभा, जब कोई बिल पास करती है वो सीधे कानून यानी एक्ट नहीं बन जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे राष्ट्रपति की सहमति, जिसे हम असेंट कहते हैं, वो चाहिए होती है ना? ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए घर में कोई बड़ा फैसला हो रहा है, सबने हाँ कर दी, पर जब तक घर के मुखिया, दादाजी या पिताजी हाँ ना कहें वो फाइनल नहीं माना जाता। एकदम सही उदाहरण है। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 111 इसी प्रक्रिया के बारे में साफ साफ बताता है। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो आर्टिकल 111 उन्हें मुख्य रूप से 3 विकल्प या अल्टरनेटिव्स देता है। 3 विकल्प? अच्छा, हाँ। ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति बस एक क्या कहते हैं, रबर स्टैंप नहीं है। उनके पास असल में शक्तियां हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो वो 3 विकल्प क्या है, जरा डिटेल में बताइए। राष्ट्रपति जी के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जब पार्लियामेंट से पास होकर कोई बिल उनकी टेबल पे आता है? देखिए, पहला और सबसे आम ऑप्शन, राष्ट्रपति बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं, मतलब गिव हिज असेंट। उन्होंने साइन कर दिया, हाँ बोल दिया, और बिल फौरन एक्ट यानी कानून बन गया। अच्छा, सिंपल। हाँ। गजेटेड नोटिफिकेशन आ जाती है और वो देश का कानून बन जाता है, मतलब प्रोसेस पूरा। दूसरा विकल्प है कि वो बिल पर अपनी सहमति रोक सकते हैं, विद होल्ड हिज असेंट, मतलब साफ साफ ना कह दिया। सीधा ना? हाँ, सीधा ना। इस स्थिति में बिल वहीं खत्म हो जाता है, वो एक्ट नहीं बन पाता। ये इफेक्टिवली बिल को रिजेक्ट करना है। इसे हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इस पर अभी हम और बात करेंगे। और तीसरा विकल्प है, अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो राष्ट्रपति उसे संसद के पास पुनर्विचार, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। वापस पार्लियामेंट के पास? हाँ, वो एक नोट के साथ वापस भेज सकते हैं कि भाई मुझे इस बिल के फला फला क्लॉज पर आपत्ति है, या मुझे लगता है कि इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है, आप लोग एक बार फिर से इस पर विचार विमर्श कर लो। अरे वाह, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर देख लो यार, पक्का यही करना है, सोच लो ठीक से। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो। हाँ बिल्कुल, इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं और ये वाकई एक महत्वपूर्ण पावर है। लेकिन इसमें एक पेच है, एक कैच है। अच्छा, वो क्या? पेच ये है कि अगर संसद उस बिल को राष्ट्रपति की आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने के बाद या बिना विचार किए ही दोबारा पास कर देती है, मतलब चाहे उसमें कुछ बदलाव करे या ना करें। हाँ बिल्कुल, चाहे उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके या बिना किसी बदलाव के जस का तस एज इट इज, और फिर से राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही होगी। अच्छा, देनी ही होगी। हाँ, देनी ही होगी। मतलब दूसरी बार में ना कहने का या फिर से लौटाने का ऑप्शन उनके पास नहीं है। राष्ट्रपति तब बाध्य हैं, बाउंड हैं सहमति देने के लिए। समझ गई। मतलब संसद की इच्छा आखिर में सर्वोच्च है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन लेजिस्लेटिव मैटर्स, लेकिन राष्ट्रपति एक बार ब्रेक लगा सकते हैं, सोचने का मौका दे सकते हैं, एक तरह से स्पीड ब्रेकर जैसा। बिल्कुल, एक सेफ्टी चेक कह सकते हैं। पर ये वीटो पावर दी क्यों गई है राष्ट्रपति को? संविधान बनाने वालों का इसके पीछे क्या मकसद था? मतलब व्हाई दिस चेक? इसके पीछे मुख्यतः 2 उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं। अच्छा। पहला, संसद द्वारा जल्दबाजी में, हेस्टी तरीके से या बिना पर्याप्त विचार विमर्श के इल कंसिडर्ड तरीके से बनाए गए कानून को रोकना। अच्छा। देखिए, कभी कभी संसद में माहौल बहुत भावनात्मक हो जाता है। Exactly. किसी मुद्दे पर बहुत दबाव होता है और ऐसे में कोई कानून बिना उसके दूरगामी परिणामों, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर सोचे पास हो सकता है। हाँ, होता है ऐसा कई बार। तो ये वीटो पावर उस जल्दबाजी पर एक रोक लगाने का काम करती है, एक सेफ्टी वाल्व की तरह। सेफ्टी वाल्व। दूसरा उद्देश्य है ऐसे कानून को रोकना जो शायद असंवैधानिक हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। राष्ट्रपति को संविधान का रक्षक भी माना जाता है। अगर उन्हें प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी लगता है कि कोई बिल संविधान के मूल सिद्धांतों या किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, तो वो अपनी सहमति रोककर
या पुनर्विचार के लिए भेजकर उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है, मतलब कार्यपालिका का विधायिका पर। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव चेक ऑन द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये वीटो भी अलग अलग प्रकार के होते होंगे, जैसे आपने बताया एब्सोल्यूट और सस्पेंसिव। और भी होते हैं क्या, जैसे फिल्मों में विलेन के अलग अलग प्लान होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। दुनिया भर में आधुनिक राज्यों में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड, जैसे राष्ट्रपति या राजा रानी, उसके पास विधायिका के फैसलों को रोकने के लिए मोटे तौर पर 4 तरह की वीटो पावर देखी जाती हैं। 4 तरह की? हाँ। कौन कौन सी? पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इसका सीधा मतलब है विधायिका द्वारा पास किए गए बिल पर सहमति देने से पूरी तरह से इनकार कर देना। फ्लैट नो, बिल वहीं खत्म। ओके। दूसरा है क्वालिफाइड वीटो। इसमें कार्यपालिका वीटो तो करती है, लेकिन विधायिका उसे खारिज या निरस्त मतलब ओवरराइड कर सकती है। पर ऐसा करने के लिए उसे सामान्य बहुमत से ज्यादा यानी विशेष बहुमत, हायर मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ये वाला भारत में नहीं है। अच्छा, ये इंडिया में नहीं है? हाँ। कहाँ है फिर? यह अमेरिका में है। वहां प्रेसिडेंट के वीटो को ओवरराइड करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ओके। तीसरा कौन सा है? तीसरा है सस्पेंसिव वीटो। इसे विधायिका साधारण बहुमत, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से ही निरस्त कर सकती है। जैसा हमने अभी बात की, राष्ट्रपति बिल लौटाते हैं, संसद फिर से उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे तो वीटो खत्म। ये भारत में है। हाँ, ये वाला तो है। और चौथा? और चौथा है पॉकेट वीटो। इसमें कार्यपालिका बिल पर कोई एक्शन ही नहीं लेती, ना हाँ कहती है, ना कहती है, और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाती है। बिल बस अनिश्चित काल के लिए कार्यपालिका की जेब में पड़ा रहता है। जेब में पॉकेट वीटो, ये नाम तो बड़ा मजेदार है। हाँ, तो ये 4 हो गए, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव और पॉकेट। दिलचस्प। तो भारत के राष्ट्रपति के पास इनमें से कौन कौन सी पावर्स हैं? आपने बताया क्वालिफाइड वीटो तो नहीं है। सही कहा। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो भारत में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के सस्पेंसिव वीटो को निरस्त करने के लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं, साधारण बहुमति काफी है। अच्छा। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों वीटो भारत में कैसे काम करते हैं और कब इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, जरूर। पहले एब्सोल्यूट वीटो की बात करते हैं, वो एकदम ना वाला। ये कब और किन परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है? देखिए, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है राष्ट्रपति का संसद द्वारा पास बिल पर सहमति देने से साफ इनकार कर देना। इसके बाद बिल कानून नहीं बन पाता, उसका अस्तित्व वहीं समाप्त। भारत में ये आमतौर पर 2 स्थितियों में इस्तेमाल होता देखा गया है। अच्छा, कौन सी 2 स्थितियां? पहला, प्राइवेट मेंबर बिल्स के संबंध में। ये वो बिल होते हैं जो सरकार के किसी मंत्री ने नहीं, बल्कि संसद के किसी अन्य सदस्य एमपी ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पेश किया हो। हाँ, कोई भी एमपी ला सकता है, चाहे रूलिंग पार्टी का हो या ऑपोजिशन का। बिल्कुल। अक्सर ऐसे बिल सरकार की नीति से मेल नहीं खाते या सरकार उन्हें जरूरी नहीं समझती। ऐसे में अगर ऐसा कोई बिल पास हो भी जाए, जो कि वैसे बहुत रेयर होता है। हाँ, मुश्किल होता है प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना। हाँ, तो अगर हो भी जाए तो कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति उस पर एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करके उसे रोक सकते हैं। दूसरा, सरकारी बिलों यानी गवर्नमेंट बिल्स के संबंध में भी ये हो सकता है, लेकिन एक खास परिस्थिति में। क्या परिस्थिति? मान लीजिए किसी सरकार ने अपनी कैबिनेट के रहते एक बिल संसद से पास करवा लिया, लेकिन इससे पहले कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते, वो कैबिनेट इस्तीफा दे देती है या सरकार गिर जाती है। अच्छा, मतलब सरकार बदल गई। हाँ, अब जो नई कैबिनेट आती है वो पुरानी सरकार के उस बिल से सहमत नहीं है। वो नई कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह देती है कि इस बिल पर सहमति ना दें, तब राष्ट्रपति उस बिल पर एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक सिचुएशन है। क्या इसका कभी इस्तेमाल हुआ है भारत में? कोई रियल लाइफ उदाहरण है हमारे पास? हाँ, इसके 2 प्रमुख उदाहरण अक्सर दिए जाते हैं। 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीपीएसयू विनियोग विधेयक, पिप्सू एप्रोप्रिएशन बिल पर अपनी सहमति रोक दी थी। पिप्सू, वो पंजाब वाला? हाँ, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन तब एक राज्य हुआ करता था। ये बिल संसद ने तब पास किया था जब पिप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था। अच्छा, उस समय संसद कानून बना सकती थी राज्य के लिए? हाँ, लेकिन जब तक ये बिल राष्ट्रपति डॉक्टर प्रसाद के पास सहमति के लिए पहुंचा, तब तक पिप्सू से राष्ट्रपति शासन हट चुका था। इसलिए उन्होंने इस पर सहमति नहीं दी, इफेक्टिवली एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया। एक और चर्चित उदाहरण 1991 का है। तब राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। उन्होंने संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक
सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल पर सहमति रोक दी थी। वो क्यों? हुआ ये था कि ये बिल लोकसभा भंग होने से ठीक पहले संसद के सत्र के आखिरी दिन जल्दबाजी में पास किया गया था और कहा गया कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, प्रीवियस रिकमेंडेशन जरूरी थी, जो नहीं ली गई थी। ओह, प्रोसीजरल लैप्स। हाँ, तो राष्ट्रपति वेंकटरमन ने इस आधार पर इस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया। समझ गई। ये तो हुई एब्सोल्यूट वीटो की बात, मतलब सीधा इनकार, बिल खत्म। हाँ, अब आते हैं सस्पेंसिव वीटो पर, वो फिर से सोच लो वाला वीटो। हाँ, सस्पेंसिव वीटो राष्ट्रपति तब इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी बिल को, मनी बिल को छोड़कर संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। वो चाहे तो साथ में अपनी आपत्तियां या सुझाव भी भेज सकते हैं कि उन्हें बिल के किन प्रावधानों से दिक्कत है या क्या बदलाव वो सुझा रहे हैं। ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक और लेयर ऑफ स्क्रूटनी जोड़ने जैसा है, एक सेकंड थॉट का मौका। लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की, ये वीटो सस्पेंसिव यानी निलंबित करने वाला है, स्थायी रोक लगाने वाला नहीं। अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे बदलाव करे या ना करे, हाँ, चाहे राष्ट्रपति के सुझावों को मानते हुए बदलाव करे या बिना किसी बदलाव के वैसे ही पास कर दे और फिर से राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति के लिए उस पर सहमति देना अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी हो जाता है। दोबारा नहीं रोक सकते? नहीं, दोबारा उसे रोक नहीं सकते या लौटा नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के इस वीटो को संसद उसी साधारण बहुमत, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से निरस्त या निष्प्रभावी ओवरराइड कर सकती है जिससे उसने पहली बार बिल पास किया था। अमेरिका की तरह 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसीलिए इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, क्वालिफाइड वीटो नहीं। और आपने शुरू में बताया था कि मनी बिल्स के मामले में ये वीटो इस्तेमाल नहीं हो सकता। मनी बिल्स को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता। ऐसा क्यों? सही पकड़ा। मनी बिल्स के मामले में राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब कोई मनी बिल पास होकर उनके पास आता है तो उनके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो सहमति दें, गिव असेंट, या सहमति रोक लें, विदहोल्ड असेंट, मतलब एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा नहीं सकते। पर क्यों? क्या लॉजिक है इसका? इसका कारण यह है कि संविधान के आर्टिकल 117 के तहत मनी बिल लोकसभा में पेश ही राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, प्रीवियस रिकमेंडेशन या परमिशन से किया जाता है। अच्छा, पहले उनसे पूछना पड़ता है। हाँ, तो तर्क ये है कि जिस बिल को पेश करने की सिफारिश आपने खुद ही दी थी, उसे आप पुनर्विचार के लिए कैसे लौटा सकते हैं? ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा ना। हाँ, बात तो सही है। इसलिए आमतौर पर राष्ट्रपति मनी बिल पर सहमति दे ही देते हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से वो एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। सही बात है, ये लॉजिक समझ आता है। पहले ही आपकी परमिशन से आया है तो अब लौटाना कैसा? अब आते हैं उस वीटो पर जिसका नाम बड़ा मजेदार है, पॉकेट वीटो। नाम सुन के ही लगता है जैसे किसी ने चुपके से कोई चीज अपनी जेब में डाल ली। हाँ, नाम बिल्कुल सटीक है। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति बिल पर न तो अपनी सहमति देते हैं, मतलब रैटिफाई करते हैं, न हाँ कहते हैं, न ही सहमति रोकते हैं, मतलब रिजेक्ट करते हैं, न ना कहते हैं, और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, रिटर्न करते हैं। वो बस बिल को अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पास रख लेते हैं। उस पर कोई भी फैसला नहीं लेते। कोई फैसला ही नहीं लेते। हाँ, बिल एक तरह से राष्ट्रपति की जेब में पड़ा रहता है, न आगे बढ़ता है न पीछे जाता है। इट्स अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन फॉर द बिल। अरे, ऐसा कैसे कर पाते हैं? मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है क्या राष्ट्रपति के लिए फैसला लेने की? संविधान में कुछ लिखा नहीं कि भाई 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में फैसला लो। कब तक वो बिल को ऐसे लटका कर रख सकते हैं? यही तो असली बात है। यही वो लूप होल है या कहें फीचर है। भारतीय संविधान आर्टिकल 111 राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा, टाइम लिमिट निर्धारित नहीं करता कि उन्हें कितने समय के भीतर संसद द्वारा पास किए गए बिल पर अपना फैसला लेना है। कोई टाइम लिमिट ही नहीं, आर्टिकल 111 बस ये कहता है कि बिल राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा और वो या तो सहमति देंगे या रोकेंगे या लौटाएंगे। लेकिन कब तक ये फैसला लेना है, इस पर संविधान मौन है। इसी का इस्तेमाल करके पॉकेट वीटो की शक्ति मिलती है। जबकि अमेरिका में स्थिति अलग है। वहां का संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट को 10 दिनों के अंदर, रविवार छोड़कर, या तो साइन करना होता है या वीटो करके कांग्रेस को लौटाना होता है। अच्छा, वहां 10 दिन की डेडलाइन है। हाँ, अगर वो 10 दिन में कुछ नहीं करते तो बिल अपने आप कानून बन जाता है, कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर। बाप रे, मतलब हमारे यहाँ कोई डेडलाइन ही नहीं है। इसीलिए शायद वो मजाक चलता है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमरीकी राष्ट्रपति की जेब से ज्यादा बड़ी है। हाँ, बिल्कुल।
ये तुलना अक्सर की जाती है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 दिन में अपनी जेब खाली करनी पड़ती है, पर भारतीय राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक बिल को अपनी जेब में रख सकते हैं। क्या इसका इस्तेमाल हुआ है कभी, ये पॉकेट वीटो का? हाँ, इसका सबसे प्रसिद्ध और क्लासिक उदाहरण है 1986 का। तब राष्ट्रपति थे ज्ञानी ज़ैल सिंह और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में, पोस्ट ऑफिस बिल वाला मामला। बिल्कुल। संसद ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पास किया। इस बिल में सरकार को संदिग्ध चिट्ठियों को बीच में रोकने, इंटरसेप्ट करने और खोलने का अधिकार देने का प्रावधान था। ओह, इसकी तो बहुत आलोचना हुई होगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्राइवेसी। जबरदस्त आलोचना हुई थी। प्रेस की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के हनन का आरोप लगा था। जब ये बिल राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह के पास गया तो उन्होंने इस पर ना तो हाँ कहा, ना कहा और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया। वो बस बिल को लेकर बैठ गए। तो उन्होंने पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया? हाँ, इफेक्टिवली पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। ये बिल उनकी टेबल पर पड़ा रहा। 3 साल बाद 1989 में जब अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन आए और देश में सरकार भी बदल गई, वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार आई। हाँ, तब क्या हुआ? तब राष्ट्रपति वेंकट रमन ने उस बिल को औपचारिक रूप से पुनर्विचार के लिए नई सरकार के पास भेजा। नई सरकार ने इस विवादास्पद बिल को आगे न बढ़ाने यानी ड्रॉप करने का फैसला किया। तो पॉकेट वीटो ने उस बिल को कानून बनने से रोक दिया? हाँ, बिना सीधे तौर पर सरकार से टकराव मोल लिए। कमाल है। मतलब पॉकेट वीटो एक तरह से बिना ना कहे बिल को ठंडे बस्ते में डालने का तरीका है। अ साइलेंट नॉन कन्फ्रंटेशनल वे टू किल अ बिल। ये तो वाकई काफी स्ट्रेटेजिक पावर है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत पोटेंट टूल हो सकता है, खासकर विवादास्पद बिलों के मामले में। लेकिन एक बात यहां और याद रखनी चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? संविधान संशोधन विधेयकों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के मामले में राष्ट्रपति के पास किसी भी तरह की कोई वीटो पावर नहीं है। ना एब्सोल्यूट, ना सस्पेंसिव, ना पॉकेट। अच्छा, मतलब अगर संसद संविधान में कोई बदलाव करने वाला बिल, जो आर्टिकल 368 के तहत आता है, पास करती है तो उस पे राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल, देनी ही पड़ेगी। वो उसे रोक नहीं सकते, लौटा नहीं सकते, जेब में नहीं रख सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1971 में संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। इस संशोधन ने आर्टिकल 368 में बदलाव करके राष्ट्रपति के लिए ये अनिवार्य ऑब्लिगेटरी कर दिया है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पास होकर उनके पास सहमति के लिए आता है तो वे उस पर अपनी सहमति देंगे ही देंगे। शैल गिव हिज असेंट लिखा है। अच्छा, शैल लिखा है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं? हाँ, कोई डिस्क्रेशन नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के मामले में राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ औपचारिक सहमति देने की रह जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये तो हुई केंद्र के कानूनों यानी संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात। अब ये बताइए कि क्या राज्यों के कानूनों पर भी राष्ट्रपति का कुछ रोल या वीटो पावर होती है स्टेट लेजिस्लेचर पर? हाँ, राज्यों के मामले में भी राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और यहाँ उनकी वीटो पावर केंद्र के मुकाबले कुछ मामलों में ज्यादा मजबूत नजर आती है। ज्यादा मजबूत? कैसे? देखिए, प्रक्रिया समझिए। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, जब कोई बिल पास करता है तो वो कानून बनने के लिए उस राज्य के राज्यपाल गवर्नर के पास जाता है। अब संविधान के अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 के तहत जब राज्य विधानमंडल से पास होकर कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। 4? कौन कौन से? पहला, बिल पर सहमति देना, गिव असेंट। दूसरा, बिल पर सहमति रोक लेना, विद होल्ड असेंट। ये राज्यपाल का एब्सोल्यूट वीटो जैसा है। तीसरा, बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटाना। ये राज्यपाल का सस्पेंसिव वीटो जैसा है। और चौथा, बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, ये चौथा ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। राज्यपाल ऐसा कब करते हैं? और जब राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राज्यपाल कई कारणों से बिल आरक्षित कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बिल संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है या देशहित के खिलाफ है या हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता है। जब ऐसा बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तब मामला आर्टिकल 201 के तहत आता है। हाँ, तब राष्ट्रपति के पास फिर 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास क्या? पहला, वो राज्य के उस बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं। दूसरा, वो उस बिल पर अपनी सहमति रोक सकते हैं। ये राज्य के बिल पर राष्ट्रपति का
एब्सोल्यूट वीटो है। मतलब सीधा मना। हाँ, और तीसरा, वो राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है, राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दें। अच्छा, ये तीसरा वाला तो केंद्र के सस्पेंसिव वीटो जैसा लग रहा है। तो क्या यहाँ भी वही नियम लागू होता है? मतलब अगर राज्य विधानमंडल उस बिल को दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो क्या तब राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी? यहीं पर खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और यहीं राज्य के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा दिखती है। कैसे? आर्टिकल 201 कहता है कि अगर राष्ट्रपति के निर्देश पर बिल राज्य विधानमंडल को लौटाया जाता है और राज्य विधानमंडल उसे दोबारा विचार करके पास कर देता है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, हाँ, और फिर से राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है, तो भी राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाउंड नहीं है। अरे, बाध्य नहीं है, मतलब मना कर सकते हैं दोबारा भी? हाँ, संविधान ये नहीं कहता कि दोबारा पास होने पर राष्ट्रपति शैल गिव असेंट, मतलब वो चाहें तो फिर से सहमति रोक सकते हैं। अरे बाप रे! मतलब राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के वीटो को ओवरराइड नहीं कर सकता, जैसा संसद केंद्र के मामले में कर सकती है। बिल्कुल सही, यही मुख्य अंतर है। केंद्र के मामले में संसद का साधारण बहुमत राष्ट्रपति के सस्पेंसिव वीटो को निरस्त कर सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पास किया गया बिल भी राष्ट्रपति की सहमति के लिए बाध्यता पैदा नहीं करता। ये तो बहुत बड़ी पावर है राष्ट्रपति के पास राज्यों के संबंध में। हाँ, इसके अलावा जैसे केंद्र के बिलों के लिए आर्टिकल 111 में कोई समय सीमा नहीं है, वैसे ही आर्टिकल 201 में भी राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि उन्हें राज्यपाल द्वारा आरक्षित बिल पर कितने समय में फैसला लेना है। ओह, तो इसका मतलब राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के बिलों के संबंध में भी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो संक्षेप में देखें तो राज्य के कानूनों के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो पावर ज्यादा व्यापक है। उनके पास एब्सोल्यूट वीटो है, उनके पास सस्पेंसिव वीटो है जिसे राज्य विधानमंडल ओवरराइड नहीं कर सकता, और उनके पास पॉकेट वीटो भी है। ये केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र को एक महत्वपूर्ण नियंत्रण शक्ति देता है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की वीटो पावर की पूरी कहानी। कब वो हाँ कहते हैं, कब ना, कब कहते हैं जरा फिर से सोचो, और कब बस बिल को अपनी जेब में रखकर भूल जाते हैं, और कैसे राज्यों के मामले में ये पावर और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड नहीं है, उनके पास संविधान द्वारा दी गई वास्तविक शक्तियां हैं जो कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक अहम हिस्सा है हमारे सिस्टम का। निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करती हैं कि कानून बनाने में जल्दबाजी ना हो, संवैधानिकता का ध्यान रखा जाए, और कभी-कभी कूलिंग ऑफ पीरियड भी मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछली बार हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन और पावर्स की बात की थी। अब हम एक बहुत ही स्पेसिफिक और कह सकते हैं अहम पावर पर फोकस करेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यानी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, बिल्कुल, ये संविधान के आर्टिकल 72 में दी गई है। तो आर्टिकल 72 क्या कहता है? ये प्रेसिडेंट को कुछ खास मामलों में सजा पाए लोगों को माफी देने का अधिकार देता है। कौन से मामले हैं? हाँ, इसमें 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। पहला, अगर सजा किसी यूनियन लॉ मतलब केंद्र के कानून के उल्लंघन के लिए मिली हो। ओके। दूसरा, अगर सजा किसी मिलिट्री कोर्ट ने दी हो, जिसे हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, जब सजाए मौत यानी डेथ सेंटेंस दी गई हो। इन 3 सिचुएशंस में प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट, यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस कुल इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंट कैसे? मतलब कोर्ट के फैसले को बदल तो रहे हैं ना? हाँ, वो फैसले का असर बदल रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट की तरह काम नहीं कर रहे। प्रेसिडेंट जब इस पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक कोर्ट ऑफ अपील की तरह नहीं बैठते। ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन नहीं। वो केस को दोबारा सुन नहीं रहे हैं, बल्कि सजा पर विचार कर रहे हैं। ओके, तो फिर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या है? Why have this power at all? अगर हमारी जुडिशरी है, अपील के इतने लेवल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट तक है, तो फिर प्रेसिडेंट को ये अलग से पावर क्यों दी गई? क्या ये जुडिशियल प्रोसेस में दखलंदाजी नहीं है? नहीं, इसे दखलंदाजी की तरह नहीं देखा जाता। इसके पीछे 2 मुख्य उद्देश्य हैं, जैसा हमारे सोर्स मटेरियल में भी बताया गया है। पहला कि ये कानून के ऑपरेशन में अगर कोई जुडिशियल एरर हुआ हो, मतलब न्याय प्रक्रिया में कोई चूक हो गई हो, तो उसे सुधारने का एक दरवाजा खुला रखता है। जुडिशियल एरर जैसे हो सकता है कि कोई सबूत ठीक से ना देखा गया हो,
या कानून का इंटरप्रिटेशन शायद गलत हो गया हो, या कोई नया तथ्य बाद में सामने आ जाए जो पहले कोर्ट के सामने नहीं था, तो ये एक तरह का सेफ्टी वेल्व है कि अगर लगे कि न्याय नहीं हुआ है तो एक और मौका है। समझ गया। मतलब एक फाइनल चेक अगर सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ रह गई हो। एंड द सेकंड रीजन, दूसरा कारण है किसी ऐसी सजा से राहत देना जिसे राष्ट्रपति अनड्यूली हार्श मानते हो, मतलब जरूरत से ज्यादा कठोर। हो सकता है कि तकनीकी रूप से सजा सही हो, कानून के हिसाब से सही हो, पर राष्ट्रपति को लगे कि ये सजा अपराध के अनुपात में बहुत ज्यादा है, या दोषी के हालात देखते हुए या समाज के बदलते नजरिए को देखते हुए ये सजा ठीक नहीं लगती। अच्छा, मतलब ह्यूमन कंसिडरेशंस या प्रोपोर्शनैलिटी को देखने के लिए। Exactly. It allows for bringing in factors beyond pure legal technicalities. अंडरस्टूड। तो ये सिर्फ हाँ माफ किया या ना नहीं किया वाला मामला नहीं है। आर्टिकल 72 में जैसा सोर्स बताता है, अलग अलग तरह की रिलीफ शामिल है। लेट्स अनपैक दीज। ये जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं। हाँ, बिल्कुल। 5 मुख्य प्रकार की राहत दी जा सकती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा है पार्डन, क्षमा। क्षमा मतलब पूरी माफी। हाँ, पूरी माफी। इसमें सजा और दोष सिद्धि दोनों खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति पूरी तरह से सभी सजाओं, दंडों और डिस्क्वालिफिकेशन से मुक्त हो जाता है। लीगली वो उसी स्थिति में आ जाता है जैसे उसने कभी वो अपराध किया ही न हो। वाओ, जैसे स्कूल रिकॉर्ड से कोई बड़ी गलती पूरी तरह मिटा दी गई हो, एकदम क्लीन स्लेट। बिल्कुल वैसा ही। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है कम्यूटेशन, लघुकरण। कम्यूट करने का मतलब है सजा के नेचर को बदलना, एक भारी सजा को हल्के रूप में बदल देना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे डेथ सेंटेंस को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में बदल देना, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल देना। मतलब सजा का लेवल या कैरेक्टर कम सीवियर कर दिया जाता है। ओके, सजा का फॉर्म बदल दिया, उसे हल्का कर दिया। तीसरा है रिमिशन, परिहार। इसमें सजा का कैरेक्टर नहीं बदला जाता। मतलब अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो वो रिगरस ही रहेगी, लेकिन उसकी अवधि, उसका पीरियड या ड्यूरेशन कम कर दिया जाता है। अच्छा, नेचर वही, टाइम कम। हाँ, जैसे किसी को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसे घटाकर मान लीजिए 5 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर देना। सजा रिगरस ही रही, बस समय आधा हो गया। जैसे किसी ने उधारी चुकाने का टाइम कम करवा लिया हो। सही एनालॉजी है। ठीक है, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन। चौथा क्या है? चौथा है रिस्पाइट, विराम। इसमें किसी स्पेशल फैक्ट या विशेष कारण की वजह से मूल सजा की जगह कम सजा दी जाती है। ये दोषी की किसी खास स्थिति, किसी स्पेशल सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। जैसे दोषी की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, या कोई महिला अपराधी गर्भवती हो, प्रेगनेंसी। इन खास हालातों को ध्यान में रखते हुए सजा में रियायत दी जाती है, मतलब मूल सजा से कम सजा दी जाती है। इट्स अबाउट गिविंग कंसिडरेशन टू स्पेशल सिचुएशंस। ये तो काफी ह्यूमेन लगता है, मतलब हालात देखकर रियायत देना। ओके, एंड द लास्ट वन, पांचवा है रिप्रीव, प्रविलंबन। इसका सीधा सा मतलब है सजा के एग्जीक्यूशन पर, खासकर डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पर टेम्पररी रोक लगाना, स्टे लगाना। ये माफी नहीं है। नहीं, ये माफी नहीं है। ये बस सजा को अमल में लाने पर, उसे कैरी आउट करने पर एक टेम्पररी पॉज है। इसका मकसद होता है दोषी को राष्ट्रपति से पार्डन या कम्यूटेशन मांगने के लिए या कोई और लीगल रेमेडी परस्यू करने के लिए थोड़ा समय देना, जैसे एग्जीक्यूशन की तारीख को कुछ समय के लिए टाल देना। वाओ, काफी न्यूआंस्ड ऑप्शंस हैं ये तो। मतलब प्रेसिडेंट, सिचुएशन, केस की मेरिट, दोषी की कंडीशन, इन सबको देखकर इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। सिर्फ येस नो नहीं, बल्कि रिलीफ का लेवल और टाइप भी तय कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये पावर काफी फ्लेक्सिबल रखी गई है। ठीक है, अब ये तो हुई राष्ट्रपति की बात। राज्यों में गवर्नर्स भी होते हैं। संविधान का आर्टिकल 161 उन्हें भी पार्डनिंग पावर देता है, राइट? तो क्या उनकी पावर्स बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसी ही हैं या कुछ फर्क है? हाँ, आर्टिकल 161 राज्यपाल को भी पार्डनिंग पावर देता है। राज्यपाल भी किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिट कर सकते हैं, या सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि राज्यपाल ये शक्ति सिर्फ उन मामलों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां अपराध किसी स्टेट लॉ के खिलाफ हुआ हो। अच्छा, सिर्फ स्टेट लॉ के मामलों में। ओके, तो क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स में बस यही फर्क है, जुरिस्डिक्शन का? नहीं, जुरिस्डिक्शन के अलावा 2 और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। क्या है वो? ये जानना इंपॉर्टेंट है। पहला है कोर्ट मार्शल को लेकर। प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते।
क्यों? ये कि मिलिट्री मैटर्स, डिफेंस, ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं, ये केंद्र के विषय हैं। इसलिए कोर्ट मार्शल से मिली सजा पर पार्डनिंग पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं। मेक सेंस, मिलिट्री इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। और दूसरा अंतर? दूसरा अंतर डेथ सेंटेंस को लेकर है, और ये बहुत क्रूशल है। प्रेसिडेंट मौत की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, मतलब पार्डन कर सकते हैं। हाँ, हमने देखा पार्डन में कन्विक्शन ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली लेकिन गवर्नर मौत की सजा को पार्डन नहीं कर सकते, चाहे वो सजा किसी स्टेट लॉ के तहत ही क्यों न दी गई हो। जैसे आईपीसी जो स्टेट और सेंटर दोनों पर लागू होता है, उसमें भी डेथ पेनल्टी है। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। अरे, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो गवर्नर डेथ सेंटेंस के मामले में बिल्कुल हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली नहीं, ऐसा भी नहीं है। गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, ये सही है, लेकिन वो उसे सस्पेंड कर सकते हैं, अमल पर रोक लगा सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, अवधि कम करना, हालांकि डेथ सेंटेंस में अवधि का सवाल नहीं उठता, या कम्यूट कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देना। अच्छा, तो पार्डन नहीं पर सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट कर सकते हैं। हाँ, तो डेथ सेंटेंस के मामले में सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन को लेकर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास कंकरेंट पावर है, मतलब दोनों ये कर सकते हैं, लेकिन पार्डन करने की शक्ति सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ओके, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट, बाकी सस्पेंशन, कम्यूटेशन डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पावर इतनी सिग्निफिकेंट है तो इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ गाइडलाइंस होंगी क्या? इसका मिसयूज नहीं हो सकता? कोई लैंडमार्क केस है इस पर? बिल्कुल, मिसयूज का पोटेंशियल तो हर बड़ी पावर में होता है। और हाँ, कहर सिंह केस 1988 इस मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट है। इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक थे कहर सिंह। उनकी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट की थी, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। कोर्ट ने प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के स्कोप और लिमिट्स को काफी डिटेल में देखा। हाँ, बताइए क्या कहा कोर्ट ने? व्हाट वर द की प्रिंसिपल्स लेड डाउन? कोर्ट ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहीं। पहला, मर्सी पिटीशन देने वाले व्यक्ति को प्रेसिडेंट के सामने ओरल हियरिंग, मतलब मौखिक सुनवाई का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब पिटिशनर ये डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे प्रेसिडेंट के सामने पेश होकर अपनी बात कहने दो। नहीं, ये कोई रीट्रायल या नई सुनवाई नहीं है। फैसला डॉक्यूमेंट्स, केस रिकॉर्ड्स और जो भी मटेरियल सामने रखा गया है उसके आधार पर लिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट? दूसरा, कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट सबूतों को नए सिरे से देख सकते हैं, एग्जामिन द एविडेंस ऑफ फ्रेश, और कोर्ट द्वारा लिए गए व्यू से अलग व्यू भी ले सकते हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब प्रेसिडेंट एक तरह से कोर्ट के फाइंडिंग्स को सेकंड गेस कर सकते हैं। टेक्निकली यस, ये दिखाता है कि प्रेसिडेंट जुडिशियल फाइंडिंग से बंधे नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि एविडेंस को ठीक से नहीं देखा गया या उसका मतलब कुछ और निकलता है, तो वो अपना अलग असेसमेंट कर सकते हैं। ये उसी जुडिशियल एरर को करेक्ट करने वाले लॉजिक से जुड़ता है। गॉट इट। तीसरा पॉइंट? तीसरा, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिहाज से बहुत अहम है, प्रेसिडेंट को ये पावर यूनियन कैबिनेट की सलाह पर एक्सरसाइज करनी होती है। ये उनकी पर्सनल डिस्क्रिशन, उनका व्यक्तिगत विवेक नहीं है। फैसला सरकार का होता है, प्रेसिडेंट उसे फॉर्मलाइज करते हैं। यानी प्रेसिडेंट अपने मन से माफी नहीं दे सकते। कैबिनेट की एडवाइस इज बाइंडिंग। यस, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम व्हिच वी विल डिस्कस मोर लेटर। चौथा पॉइंट क्या था कोर्ट का? चौथा, कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट द्वारा इस पावर के यूज के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाए या तय करे। कोर्ट ने माना कि हर केस यूनिक होता है और इस पावर को फ्लेक्सिबल रखना जरूरी है। इसे रिजिड गाइडलाइंस में बांधा नहीं जा सकता। मतलब केस बाय केस बेसिस पर ही फैसला होगा, जी। कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं हो सकता। ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू का क्या कोर्ट प्रेसिडेंट के फैसले को जांच सकता है? पांचवा पॉइंट इसी से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के इस पावर के एक्सरसाइज का डिसीजन नॉर्मली जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर है। आमतौर पर कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करते। नॉर्मली मतलब एक्सेप्शंस हैं? हाँ, एक बड़ा एक्सेप्शन है। कोर्ट इसमें तभी दखल दे सकता है जब ये पाया जाए कि प्रेसिडेंट का निर्णय आर्बिट्रेरी, मनमाना है, इरैशनल, तर्कहीन है, मैलाफाइड यानी दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिया गया है, या डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण है। तो मतलब अगर पावर का ग्रॉस मिसयूज हुआ हो, फैसला बिल्कुल बेतुका या बदनीति से लिया गया लगे, तभी कोर्ट उसे रिव्यू कर सकता है। बिल्कुल। तो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है। ये एक चेक है अगेंस्ट पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है,
तो बेसिकली ये एक बहुत पावरफुल एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी पावर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर कैबिनेट की एडवाइस का और लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का चेक है। ये आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है। करेक्ट। ये जो कैबिनेट की सलाह वाली बात है, ये हमें सीधे प्रेसिडेंट के ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर ले आती है। हमने पहले भी टच किया था कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका प्रेसिडेंट की पोजीशन पर क्या असर पड़ता है? क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है, जैसा कई बार कह दिया जाता है, या उनकी पोजीशन में सब्सटेंस भी है? लेट्स अनपैक द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर प्रिंसिपल ही यही है कि प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। वो हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति, रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में निहित है, जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, पर डिसीजन मेकिंग तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करती है ना? एग्जैक्टली। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर काफी जोर दिया था। उन्होंने इंडियन प्रेसिडेंट की तुलना अमेरिकन प्रेसिडेंट से नहीं, बल्कि ब्रिटिश मोनार्क से की थी। हाँ, बिल्कुल। अंबेडकर ने साफ कहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, एडमिनिस्ट्रेशन उसी में निहित है। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही represents the nation but does not rule the nation. Represents the nation but does not rule the nation. ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। हाँ, उन्होंने आगे कहा कि प्रेसिडेंट राष्ट्र के प्रतीक, सिंबल हैं। प्रशासन में उनका स्थान एक सेरेमोनियल डिवाइस या सील जैसा है, जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णय जाने जाते हैं। और सबसे क्रूशियल बात, अंबेडकर ने कहा कि वो सामान्यतः अपने मिनिस्टर्स की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। वो उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकते, नहीं उनकी सलाह के विरुद्ध कुछ कर सकते हैं। अंबेडकर ने ये कॉन्ट्रास्ट भी किया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी भी सेक्रेटरी, जो वहां के मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है, को कभी भी हटा सकता है अपनी मर्जी से। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट अपने मिनिस्टर्स को तब तक नहीं हटा सकते जब तक उनके मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में, स्पेसिफिकली लोकसभा में, मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल है। सही बात है। मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति है, प्रेसिडेंट के प्रति नहीं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एसेंस है। और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स इस पोजीशन को लीगली सीमेंट करते हैं? 3 मुख्य आर्टिकल्स हैं, 53, 74 और 75। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेंगे। ये पावर वेस्टिंग की बात करता है। ओके, पावर प्रेसिडेंट में वेस्ट करती है। फिर आर्टिकल 74 होगी, जिसका प्रधान प्राइम मिनिस्टर होगा। और इसका क्लॉज 1 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। शैल एक्ट। यहाँ शैल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मे नहीं, शैल मतलब करना ही होगा। एग्जैक्टली। ये शैल शब्द सलाह को बाइंडिंग बनाता है। और फिर आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। अगर सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये तीनों आर्टिकल्स मिलकर प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिफाइन करते हैं। हेड ऑफ स्टेट एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स which is responsible to the Lok Sabha. क्या ये वर्डिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतनी ही क्लियर थी या इसे बाद में लाया गया? नहीं, ये हमेशा से इतनी स्पष्ट नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 सिर्फ एड एंड एडवाइस की बात करता था। ये एक्सप्लिसिटली नहीं कहता था कि सलाह मानना मैंडेटरी है या नहीं। इसको लेकर एम्बिग्यूटी थी और इंटरप्रिटेशंस भी अलग-अलग थे। अच्छा, तो इसे कब क्लैरिफाई किया गया? इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने। ये इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 74(1) में जोड़ दिया कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इससे सलाह लीगली बाइंडिंग हो गई, कोई डाउट नहीं रहा। ओहो, तो 42nd अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को पूरी तरह से कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। मतलब जो सलाह आई उसे मानना ही पड़ेगा, पीरियड। हाँ, उस वक्त यही स्थिति बन गई थी। लेकिन फिर आई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये इमरजेंसी के बाद आई,
जनता पार्टी गवर्नमेंट लेकर आई थी। इसने 42nd अमेंडमेंट के इस प्रावधान में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन था वो? क्या उन्होंने शैल हटा दिया? नहीं, शैल को नहीं हटाया, सलाह अभी भी बाइंडिंग ही रही। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को एक पावर दी कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से उसकी दी हुई सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं एक बार। अच्छा, मतलब प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि भाई जरा इस पे दोबारा सोच लो। हाँ, एग्जैक्टली। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस वंस फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन यहीं पर एक और क्वालिफायर है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकंसिडर करने के बाद चाहे वो सलाह बदले या वही सलाह दोबारा भेज दे, तो फिर प्रेसिडेंट उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। समझ गया। मतलब एक बार वापस भेजने का अधिकार मिला, लेकिन दूसरी बार में मानना ही पड़ेगा। So it's like a one-time suspensive veto, but not an absolute one. बिल्कुल, ये प्रेसिडेंट को एक लिमिटेड चेक एक्सरसाइज करने का, सलाह को थोड़ा डिले करने का, पब्लिक डिबेट जनरेट करने का या कैबिनेट को दोबारा सोचने पर मजबूर करने का एक मौका देता है। पर अल्टीमेट अथॉरिटी कैबिनेट के पास ही रहती है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है? सोर्स में प्रेसिडेंट के आर नारायणन का जिक्र था। उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया था क्या? हाँ, उनके कार्यकाल के 2 बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो इस पावर की यूज और लिमिट्स को दिखाते हैं। पहला अक्टूबर 1997 का मामला है। उस समय की यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की कैबिनेट ने प्रेसिडेंट नारायणन से सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की बीजेपी गवर्नमेंट को डिसमिस करके प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए, आर्टिकल 356 के तहत। अच्छा, प्रेसिडेंट नारायणन ने वो फाइल कैबिनेट को पुनर्विचार के लिए लौटा दी। उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। कैबिनेट ने पुनर्विचार किया और फिर फैसला किया कि वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। सिफारिश वापस ले ली गई। वाह! तो प्रेसिडेंट के पुनर्विचार के लिए कहने पर कैबिनेट ने अपना फैसला बदल लिया और कल्याण सिंह सरकार बच गई। हाँ, उस मामले में ऐसा ही हुआ। ये दिखाता है कि रिकंसिडरेशन की पावर मीनिंगफुल हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है सितंबर 1998 का। इसमें क्या हुआ? तब एनडीए गवर्नमेंट थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट ने बिहार में राबड़ी देवी की आरजेडी गवर्नमेंट को डिसमिस करने की सिफारिश की। प्रेसिडेंट नारायणन ने इसे भी पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। दोबारा लौटा दिया? हाँ, लेकिन इस बार कुछ महीनों के गैप के बाद कैबिनेट ने पुनर्विचार करके फिर से वही सलाह राष्ट्रपति को भेज दी। अच्छा, सेम एडवाइस दोबारा भेज दी। हाँ, और क्योंकि 44th अमेंडमेंट के तहत पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है, तो इस बार प्रेसिडेंट नारायणन को वो सलाह माननी पड़ी। फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये दोनों एग्जाम्पल्स तो एकदम परफेक्टली इलस्ट्रेट करते हैं। पहले केस में कैबिनेट मान गई, दूसरे में नहीं मानी और प्रेसिडेंट को मानना पड़ा। ये दिखाता है कि पावर है पर लिमिटेड है। इट्स मोर अबाउट परसुएशन एंड कॉशन देन आउटराइट रिजेक्शन। Exactly. It allows the president to play a role as a constitutional guide or a conscience keeper momentarily, but not defy the elected government ultimately. ठीक है, तो ओवरऑल पिक्चर ये बन रही है कि प्रेसिडेंट ज्यादातर मामलों में कैबिनेट की सलाह से बंधे हैं, खासकर 42nd और 41st अमेंडमेंट के बाद। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहां प्रेसिडेंट को अपने विवेक, डिस्क्रेशन से काम करने का मौका मिलता है? Situations where they're not strictly bound by advice, या जहां एडवाइस होती ही नहीं हो? हाँ, ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रेसिडेंट को कोई डिस्क्रेशनरी पावर्स नहीं देता, जैसे गवर्नर को कुछ मामलों में दी गई हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जिन्हें सिचुएशनल डिस्क्रेशन कहा जाता है। मतलब हालात ऐसे बन जाते हैं कि प्रेसिडेंट को अपने जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ये कौन सी स्थितियां हो सकती हैं? सोच में शायद 3 बताई गई हैं। हाँ, सोर्स 3 मुख्य सिचुएशंस हाईलाइट करता है। पहली, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पीएम तो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, इसमें डिस्क्रिशन कहाँ है? नॉर्मली नहीं होता। जब लोकसभा चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी मिलता है, तो प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती। उन्हें उसी के नेता को पीएम अपॉइंट करना होता है। लेकिन अगर हंग पार्लियामेंट हो तो, मतलब किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी ना मिले? एग्जैक्टली। अगर हैंग्ड पार्लियामेंट हो या फिर मान लीजिए पद पर बैठे प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तब प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन सामने आता है। तब उन्हें यह जज करना होता है कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा गठबंधन
लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है और एक स्टेबल सरकार दे सकता है। ये बहुत क्रिटिकल जजमेंट होता है। हाँ, ये तो कोलिशन पॉलिटिक्स के दौर में अक्सर देखने को मिला है। 1989, 1996, 1998 ये सब साल याद आते हैं। ओके, ये हुई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है मंत्री परिषद की बर्खास्तगी, डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कब हो सकता है? जब मंत्री परिषद लोकसभा में विश्वास मत, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हार जाए, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर दे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हारने के बावजूद भी इस्तीफा ना दें? थियोरेटिकली हो सकता है, हालांकि ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के खिलाफ होगा, पर अगर ऐसा हो तो संविधान की रक्षा के लिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए कि गवर्नमेंट मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, प्रेसिडेंट को ऐसी मंत्री परिषद को डिसमिस करना पड़ सकता है। ये एक बहुत रेयर और एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, पर यहाँ प्रेसिडेंट को अपने विवेक से काम करना होगा। समझ गया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाएगी फिर। तीसरी सिचुएशन। तीसरी है लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इसमें भी न्यूएंस है। अगर कोई सरकार चल रही है और उसे लोकसभा में बहुमत हासिल है और वो कैबिनेट लोकसभा डिसॉल्व करने की सलाह देती है, तो प्रेसिडेंट सामान्यतः वो सलाह मानेंगे। लेकिन अगर सरकार बहुमत खो चुकी हो तो? हाँ, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना मेजॉरिटी खो चुकी हों और तब वो लोकसभा डिसॉल्व करने की सलाह दे, तो प्रेसिडेंट वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? तब प्रेसिडेंट पहले ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या कोई वैकल्पिक सरकार, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन सकती है। क्या कोई और नेता या गठबंधन है जो लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है? अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ, एक वायबल अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन सकती है, तो वो डिसोल्यूशन की सलाह रिजेक्ट करके उस अल्टरनेटिव को मौका दे सकते हैं। और अगर उन्हें लगे कि कोई अल्टरनेटिव नहीं बन सकता, तब वो डिसोल्यूशन की सलाह मान सकते हैं और फ्रेश इलेक्शंस का रास्ता खोल सकते हैं। तो यहाँ खासकर जब सरकार का बहुमत संदिग्ध हो, प्रेसिडेंट का असेसमेंट कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट पॉसिबल है या नहीं, ये उनका सिचुएशनल डिस्क्रेशन बन जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद भले ही काफी हद तक सेरेमोनियल है और वो कैबिनेट की सलाह से बंधे हैं डे टू डे फंक्शनिंग में, लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो, हंग पार्लियामेंट हो, सरकार गिरने की नौबत हो या सत्ता परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षण हो, उन क्रिटिकल मोमेंट्स में उनका सिचुएशनल जजमेंट, उनका विवेक बहुत क्रूशल हो जाता है। हाँ, उन विशेष परिस्थितियों में वो महज एक रबर स्टैंप नहीं रह जाते, वो संविधान के संरक्षक के तौर पर एक्ट करते हैं और उनके एक्शंस देश की पॉलिटिकल डायरेक्शन तय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन नुआंस्ड है, mostly bound by advice, but with crucial situational discretion in exceptional circumstances. Exactly. Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 18, Precedent of Indian Polity. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.